ठीक है भाई। और आज हम लोग रिवीजन करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का। और हम तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएं तो एक बात कहा करते हैं कि तुमने देखा हो गांव में जब कोई ख़त्म हो जाता है तो लोग कहते हैं हम उसके साथ मिट्टी के साथ जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमसे पंगा मत लेना, मिट्टी मिला देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉइल का केमिकल कंपोजिशन होता है वही बायोस का भी होता है, जीवों के शरीर का भी केमिकल कंपोजिशन वही होता है। अरे भाई सॉइल को कहते ही है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो बस अंतर इतना होता है कि जो जीव होते हैं इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनका जो है परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, वरना हमारा केमिकल कंपोजिशन और सॉइल का केमिकल कंपोजिशन एक समान होता है। ठीक है ना। बात करेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स की, और बायोमोलिक्यूल्स को अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कि दो भागों में बांट के पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर कौन कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक जो भी बताएंगे उनमें अब मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल बताएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ अपने मन से और देख लेना कि हमारी सेल में कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में होती है। जैसे तुम जानते हो कि प्रोटीन कितनी होती है, तो प्रोटीन जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 10 से 15% होती है। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होते हैं, और लिपिड भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि सेल के अंदर पानी सबसे ज़्यादा होता है, और हम बताएं कि 70-75% तक पानी होता है। लेकिन जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें तो मोर देन 90% तक पानी होता है। बात समझते हैं, अप टू 95% तक पानी होता है हाइड्रोफिटिक प्लांट में। तो पानी कितना हुआ, 70 से लेकर 90% तक कह सकते हो। सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे, लेकिन हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर या किसी प्लांट के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। चलो अगर प्लांट के अंदर पता करना है, एनालिसिस करनी है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो हमने क्या किया, एक प्लांट पार्ट लिया। जैसे यहाँ की लीफ ली। अगर एनिमल की बात करते तो एनिमल बॉडी का कोई पार्ट लेते, और अगर इसको एक क्रूसिबल में डालकर सुखा दे तो तुम भी जानते हो कि जितना पानी है वो उड़ जाएगा और पत्ती का आ जाएगा ड्राई वेट, पत्ती सूख जाएगी। तो इस तरह से हमें पानी की मात्रा पता चल जाएगी। और अगर इसी पत्ती को हम जला लें आग में तो तुम जानते हो कि सारा धुआं कार्बन के रूप वाला पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट धुएं के रूप में उड़ जाएगा, जमीन पे बचेगी राख। और बायोकेमिस्ट्री की लैब में एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं कि इस राख में, प्लांट ऐश में कौन कौन से मिनरल्स हैं। बात होती ना। तो इस तरह से हमने इनऑर्गेनिक पार्ट तो मॉलिक्यूल तो ऐसे पता कर लेते हैं, सुखाने से पानी पता चल गया, और प्लांट ऐश की एनालिसिस करके हमको मिनरल्स के बारे में पता चल जाता है। अगर हमें ये पता करना है कि इस बायोस के अंदर, इस बायोलॉजिकल पार्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, तो तुमने बाबा रामदेव को देखा होगा, ऐसे पत्थर की एक ओखली होती है ना, और इसमें क्या करते हैं, जड़ी बूटियां डालते हैं। मान लो ये प्लांट पार्ट हमने डाल दिया, और इसको फिर हमने एक मूसल से पीस लिया, इसको चटनी बना ली। लेकिन चटनी बनाते समय हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि तुम जानते हो बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। इसलिए हम एज ए सॉल्वेंट कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस्तेमाल करें। तुमने इसका नाम सुना है क्या, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। अगर इसके तीनों हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह अगर हम 3 Cl लगा दें तो इसका नाम कौन बताएगा, अभी भी ये एसिटिक एसिड ही है, बस इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस तरह से हमने एज ए सॉल्वेंट ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया, और इसकी हमने स्लरी तैयार कर ली, और स्लरी को हमने फिर छन्नी से छाना। जब छन्नी से छानेंगे तो हो सकता है छन्नी के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल ऊपर ही फंसे रह जाएं, और यह भी संभावित है कि कुछ चीज़ें छन कर हमारे फ्लास्क के अंदर आ जाएं। तो तुम समझते होगे जो छन्नी पे फंसा रह गया है, शायद वो उसका साइज इतना बड़ा रहा होगा कि वो छन्नी के जो पोर हैं उनसे क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए ऊपर रह गया होगा। जो छन्नी के ऊपर रह जाता है उसको कहते हैं रिटेंटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटेंटेट कहते हैं। और हमने तुम्हें बताया जैसे चाय छानते हैं, कंकड़ है, पत्थर है, चीटा है, इलायची का दाना है, वो भी शायद छन्नी पर रह जाएगा। मतलब ये कह सकते हो चाय छानते समय हर वो चीज़ छन जाती है जो घुली हुई अवस्था में होती है, और छन्नी के ऊपर रह जाएगी जो घुल नहीं पाई। तो चूंकि यहाँ सॉल्वेंट तो एसिड था, इसलिए ये भी कह सकते हो कि जो रिटेंटेड है वो वास्तव में दर्शा रहा है क्या, एसिड इनसॉल्युबल पूल को दर्शा रहा, इनसॉल्युबल पूल को दर्शा रहा ना। और या ऐसे कह दो कि ये साइज इतना बड़ा रहा होगा तो इसलिए शायद पोर से क्रॉस नहीं कर पाया। तो हम मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर कहेंगे कि रिटेंटेट में जो होते हैं वही हैं बायो मैक्रो माने मॉलिक्यूल हैं, कि भाई मैक्रो या मेगा माने होता है 10⁶। तो ये है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और बताते हैं अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है लगभग 800 डाल्टन से ज़्यादा ही होता है।
ठीक है। और जो कुछ छन्नी में छन के आ गया तो एक बात तो पक्की है कि वो इस एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में घुल गया होगा, क्योंकि चाय छानते समय घुली हुई चीज़ें ही छनती थी। तो जो फिल्ट्रेट में फ्लास्क में आ गया उसको तो हमने नाम दे दिया फिल्ट्रेट। क्या नाम दे दिया? फिल्ट्रेट नाम दिया। और पहली बात है तो यह कह सकते हो फिल्ट्रेट जो होता है वो एसिड सॉल्युबल पूल को दर्शा रहा है। और साइज की बात करें तो हमने कहा साइज के अनुसार ये माइक्रोमोलिक्यूल कहलाएंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहलाएंगे। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बताते हैं 18 से लेकर 800 डाल्टन के आसपास होता है। प्रैक्टिकली तो ये देखा गया कि अभी भी कोई भी माइक्रोमॉलिक्यूल 800 डाल्टन नहीं बल्कि 1000 डाल्टन से ऊपर वाले ही होते हैं। तो इस तरह से हमने तो एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी स्लरी बनानी पड़ेगी। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें सुखाना और जलाना पड़ेगा ना। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी कितनी कैटेगरी में बांटा? 2 भागों में, मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल। जो रिटेंट होगा वो रिटेंटेट में वो कहलाएगा, वो होगा मैक्रोमॉलिक्यूल, और जो फिल्ट्रेट में आ जाएगा वो कहलाएगा ये मॉलिक्यूल। चलो एक बार हम तुम्हें बताएं कि हमारी बॉडी में अर्थात लिविंग बींग्स की बॉडी में तमाम सारे हम तुम्हें मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे। चलो अभी बताएंगे, हो सकता है हम तुम्हें पॉलीसैकेराइड पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? पॉलीसैकेराइड्स। और फिर हो सकता है हम तुम्हें पॉलीसैकेराइड्स के बाद हम तुम्हें हो सकता है यहाँ ट्राइग्लिसराइड अर्थात फैट पढ़ाएं। फिर हो सकता है हम तुम्हें प्रोटीन पढ़ाएं, प्रोटीन। और फिर हो सकता है हम तुम्हें डीएनए और आरएनए अर्थात न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएं। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इन्हीं को हमने नाम दिया मैक्रोमॉलिक्यूल। हाँ, अलग बात है कि सारे ये मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये अपवाद होता है फैट, क्योंकि जो अभी इसमें स्टार्च पढ़ाएंगे, ग्लाइकोजन पढ़ाएंगे, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि वो जो है होता है ऐसे बना होता है जैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक और। तो ये तमाम जो पॉलीसैकेराइड है ये किसी मोनोमर के पॉलीमर होते हैं, पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ऐसी प्रोटीन जब पढ़ाएंगे तो एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, अर्थात प्रोटीन भी पॉलीमर होती है, मैक्रोमॉलिक्यूल होती है। ऐसी न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे तो तमाम सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाएंगे। लेकिन जब फैट पढ़ाए जाते हैं तो एक फैट मॉलिक्यूल ये होता है ट्राइग्लिसराइड। ऐसा नहीं होता है कि एक ट्राइग्लिसराइड फिर एक और ट्राइग्लिसराइड फिर एक और ट्राइग्लिसराइड एक और ट्राइग्लिसराइड, ऐसे नहीं बनाया जाता। इसलिए जो फैट होते हैं वो वास्तव में मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं होते, लेकिन फिर भी ये रिटेंटेट में पढ़े जाते हैं, इसलिए कि फैट जो होते हैं वो ज़्यादातर किसी बायो मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। तुम भी जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो फास्फोलिपिड फैटी तो है, तो जब इनकी स्लरी तैयार करते हैं तो मेम्ब्रेन के टुकड़े जो होते हैं वो छन्नी में फंस जाते हैं। इसलिए जो फैट होते हैं वो ज़्यादातर रिटेंटेट में देखने को मिलते हैं, बावजूद इसके ये होते नहीं है, ये पॉलीमर नहीं होती, ये मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं होते। बात समझते ना? इस तरह से हमने बात। अरे बड़ी गजब की बात ये है कि जितने भी ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं इनको अगर तोड़ लिया जाए, मतलब इनका ब्रेकडाउन कर लिया जाए, चाहे तो कह दो इनका डाइजेशन कर लिया जाए, तो जो कुछ बनेगा, जैसे ग्लाइकोजन होता है, स्टार्च होता है, तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, अर्थात मोनोसैकेराइड बन जाता ना। और हम तुम्हें बताएंगे अलग फैट, इसको तोड़ोगे तो फैटी एसिड और साथ ही साथ ग्लिसरॉल बन जाएगा, ये अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। साथ ही साथ प्रोटीन को अगर हम तोड़ेंगे तो हो सकता है तमाम सारे अमीनो एसिड बन जाए, इसको तोड़ेंगे हो सकता है तमाम सारे न्यूक्लियोटाइड्स बन जाए। तो पता इन्हीं जो इनके ब्रेकडाउन से बनता है ये सब कहलाते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। और चूंकि इनके ब्रेकडाउन से बने हैं, इनके मेटाबॉलिज्म से बने, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के 2 पहलू होते हैं, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में काट डालना कैटाबॉलिज्म कहलाता था, छोटी से जोड़ जोड़ के बड़ा बना लेना एनाबॉलिज्म कहलाता था। तो चूंकि ये इसी के कैटाबॉलिज्म से बने हैं, पहली बार बने हैं, इसलिए इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हो। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इनको जोड़ जोड़ कर फिर से मैक्रोमॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं ना। तो इनको फिर से इनका पॉलीमराइजेशन अगर कर दिया जाए तो फिर से बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएं, जैसे तुम्हें समझाने के लिए बोले कि मान लो हमने इधर से प्रोटीन खाई, और प्रोटीन तुम जानते हो डाइजेशन के बाद बदल गई होगी किस में? अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड जो है एब्जॉर्ब होकर मान लो हमारे ब्लड में आ गए, और ब्लड में आने के बाद हो सकता है इन अमीनो एसिड में से अमोनिया निकाल ली जाए और इनको कीटो एसिड में बदल दिया जाए। तो तुम हमें ये बताना चाहते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से डायरेक्टली जो बनता है वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म
मेटाबोलाइट कहलाते हैं, अर्थात प्रोटीन, अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाते हैं। लेकिन इन प्राइमरी मेटाबोलाइट में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, जैसे यहाँ अमोनिया निकाल ली गई, तो फिर ये अमोनिया जो होती है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहलाती है। ये आगे चल के इस अमोनिया को यूरिया में बदल लो। बताते हैं जो इनके परिवर्तन से बने वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं ज़्यादातर उसके लिए यूजलेस होते हैं। ये अलग हो सकता है कि बायोलॉजी में कोई दूसरा इसका फायदा उठाए। जैसे तुमने देखा होगा फाइकस के पौधे से दूध निकलता है, उससे हम लोग रबर तैयार कर सकते हैं, तो वो उस रबर को हम तो इरेजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरगद का पौधा थोड़ी इस्तेमाल करता है। इसी तरह हमारे सर में यूरिया बनती है, हमारे किस काम की है, लेकिन पौधे उससे हरे भरे हो जाते हैं। तो इस तरह से तुम्हें तमाम रेजिन्स पढ़ाए जाएंगे, एसेंशियल ऑयल पढ़ाए जाएंगे, टॉक्सिन्स पढ़ाए जाएंगे, पिगमेंट्स पढ़ाए जाएंगे, सब टेबल फॉर्म में दिया है, अपना खुद पढ़ना, ठीक ना। हम तुम्हें एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाती है कि पहले पॉलीसैकेराइड पढ़ाएगी और फिर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बाद में मोनोसैकेराइड पढ़ाएगी। हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम कार्बोहाइड्रेट एक साथ सब निपटा देंगे, चाहे वो पॉलीमर हो चाहे मोनोमर हो, और फैट और प्रोटीन ऐसे करके पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। किसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो हमने तुमसे कहा नाम ही पर्याप्त है। कार्बोहाइड्रेट्स नाम बताता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। जैसे अगर n मॉलिक्यूल हैं कार्बन के तो इनके साथ उतना ही पानी जोड़ दो तो जो कुछ बना है ये कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कहते हैं। और हमने कहा था ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि बताते हैं अगर चीनी को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो तो काली पड़ जाती। क्यों? तो तुम जानते हो चीनी जिसका फार्मूला क्या होता है, चीनी का फार्मूला होता है C12 और H22 और O11। ऐसे मज़ा नहीं आता हमको, तो हम तो ऐसे लिख देते हैं कि C12H2O का होल 11। अब एक पानी कहाँ चला गया थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब बताते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एनाइड्रस कंपाउंड होता है, वो इसमें से पानी हटा देता है, तो बचा क्या? कोयला। और कोयला तो काला ही होता है। तो ये पक्का हो गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाते हैं। लेकिन हम बताएं ये पुरानी परिभाषा थी, अब ऐसे नहीं कहा जाता है। अब कहा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल को आजकल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। हम तुम्हें बताएं तो जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, जैसे हमने मान लो CH3CH2OH लिखा, यह भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल नहीं है। मान लो हमने CH2OH लिखा, यह भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल नहीं, तो डाइहाइड्रोक्सी है। अगर हमने मान लो CH2CH2OH लिखा ऐसे, तो अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मतलब सबसे छोटा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल तो ग्लिसरॉल है। और इसी कहा अगर कोई OH हटाओ उसकी जगह एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप लगाओ, तो अब जो कुछ तुम्हारे सामने इस समय कंपाउंड है अब ये अल्कोहल नहीं है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लिसरॉल में एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? जैसे मान लो हमने ये लिखा CHOH और CH2OH, एक OH हटाओ उसकी जगह कीटोनिक ग्रुप लगा दे। मान लो हमने यहाँ कीटोनिक ग्रुप लगा दिया। अब जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ये अल्कोहल नहीं है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या नाम है इसका? नहीं पता? तो तुम ध्यान करो, बचपन में ऐसे पढ़ते थे CH3COCH3, ये किसका नाम था? ये एसीटोन का फार्मूला था। ये भी तो वही है, बस एक हाइड्रोजन हटा के और उसकी जगह OH लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH लगा दिया, वरना ये एसीटोन ही तो है। तो इसका नाम हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जब ध्यान करो ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, 1,6 डाई फ्रक्टोज 1,6 डाई, समझ गए होगे, फ्रक्टोज जो होता था वो एसिड टूटता था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में ना। तो इस तरह से हमने तुमसे कहा कि आजकल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पता तुम्हें पूरी पृथ्वी पर जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है वो क्या है? तो हम बताएं कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन बॉटनी साइड में होती है, रूबिस को जो फोटोसिंथेसिस के दौरान पढ़ाया जाता है। क्योंकि तुम भी जानते हो उस पूरी अर्थ सरफेस पर करीब 70% के अप्रॉक्स जो सरफेस एरिया है उस पर तो पानी ही पानी है। तो खैर उसकी बातें छोड़ो, बचा जो 30-29% लैंड मास है उस पर भी अमेजन फॉरेस्ट जैसे घने घने जंगल है। एक एक जंगल में न जाने कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, बरगद जैसे। एक एक पेड़ के अंदर न जाने कितनी प्लांट सेल है। प्रत्येक प्लांट सेल की सेलुलोज किसकी बनी होती है? सेल वाल किसकी होती है? सेलुलोज। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन हो तो भी प्लांट साइड में होती है, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट हो तो भी प्लांट साइड में होता है। और वो कौन होता है? सेलुलोज मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। पता
मोस्ट कॉमनली यूज्ड शुगर एनर्जी बनाने के लिए तो भी कौन है, ग्लूकोज होती है। समझो ना, ये अलग बात है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट इंटरेस्टिंग बायोमोलिक्यूल कहा जाता है तो डीएनए आंसर होता है मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ। तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट है, स्पेशली सेलुलोज जो है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है रिब्स को एनिमल वर्ल्ड की पूछी जाती है तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कोलेजन कहलाती है। तो इस तरह से हमने तो बताया था कोलेजन। तो इस तरह से हमने तो कार्बोहाइड्रेट बात बता रहे थे। पढ़ाने की सुविधा के लिए हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 सिंपल शुगर, अर्थात चाहे सिंपल शुगर कह दो चाहे मोनोसैकेराइड, और फिर दूसरी कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरी कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड, चाहे पॉलीसैकेराइड कह दो या कभी कभी इनको ग्लाइकन भी कहा जाता है ना, ग्लाइकन भी कहा जाता है। ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं, अभी तुम्हें कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा बताई थी, एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव। तो अगर किसी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल में हम एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दें तो बनेगी जो शुगर उसको कॉमनली हम एल्डोज कह सकते हैं, या फिर हम हो सकता है कीटोनिक ग्रुप जोड़ दें तो बनी शुगर को कॉमनली हम कीटोज कह सकते हैं या कीटो शुगर कह सकते हैं। सबसे छोटा भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कौन बताया था, ग्लिसरॉल। कितने कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला, और उससे जब बनाया था तो हमने इसका नाम बताया था ग्लिसरॉल का। एल्डिहाइड मतलब ग्लिसरल्डिहाइड, और इधर भी तो अभी बताया था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह हम तुम्हें 4 कार्बन वाले बता सकते हैं, जैसे तुमने अगर एरिथ्रोज का नाम सुना हो, और इधर भी ऐसे ही होती है जिससे तुमने एरिथ्रोलोज का नाम सुना हो। साथ ही साथ हम तुम्हें 5 कार्बन वाली भी बताएंगे, ये जेनेटिक्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने राइबोज का नाम सुना है, क्या तुमने डीऑक्सीराइबोज का नाम सुना है, क्या तुमने जाइलोज का नाम सुना है, क्या तुमने अरेबिनोज का नाम सुना है। और इसी तरह इधर भी बताएंगे रिबुलोज। ये रिबुलोज तुम्हें पता, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन इसी से शुरू होती है, रिबुलोज 1,5 डाइफास्फेट्स ना। और साथ ही साथ इधर हम तुम्हें बताएंगे जाइलोज बताएंगे। तो इस तरह से हम 5 कार्बन वाली बताएं। हाँ, ये अलग बात है कि जितनी भी 3 कार्बन वाली शुगर होती हैं उनको तुम ट्रायोज कह सकते हो, जितनी 4 कार्बन वाली होती हैं टेट्रोज कह सकते हो, जितनी भी 5 कार्बन वाली होती हैं पेंटोज कह सकते हो। पता तुम्हें 6 कार्बन वाली न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तुमने सबसे मेन नाम तो यही सुना होगा, कौन सा, ग्लूकोज का नाम सुना, साथ ही साथ तुमने मैनोज का नाम सुना, साथ ही साथ तुमने गैलेक्टोज का नाम सुना। तो ये सब है 6 कार्बन वाली। और 6 कार्बन वाली कीटो शुगर का बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। क्या नाम होती है, ये कीटो शुगर होती है। इस तरह से हमने तुम्हें बताया। हम तुम्हें ये बताएंगे कि इन्हीं मोनोसैकेराइड के 2-2 मॉलिक्यूल अगर आपस में जोड़ दिए जाएं तो जो बनेगी उसको कहेंगे हम डाईसैकेराइड। क्या कहेंगे, डाईसैकेराइड कहेंगे, डाईसैकेराइड कहेंगे। ठीक है, अगर 2-2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दिए जाए। अलग बात है कि हमारे सिलेबस में हम तुम्हें 3 डाईसैकेराइड के नाम बताएंगे, जैसे एक ये ग्लूकोज है और एक और ग्लूकोज है, तो जो बनता है उसको कहते हैं माल्टोज। और अगर एक ग्लूकोज है और मान लो एक जोड़ दी फ्रक्टोज, तो जो बनेगी इसको कहेंगे सुक्रोज। क्या कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे। और अगर एक ग्लूकोज है साथ में एक गैलेक्टोज, अलग अलग सिंबल से दर्शा दिया, तो इसको कहेंगे लैक्टोज ना। तो इस तरह से हमारे सिलेबस में 3 डाईसैकेराइड है। अलग बात है कि ऐसे ही तुम अगर 3-3 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दो तो कॉमनली उनको ट्रायोजिज कह सकते हैं, ट्रायोज कह सकते हैं, नहीं ट्राईसैकेराइड्स कह सकते हैं, और हम ट्राईसैकेराइड्स कह सकते हैं। और अगर 4-4 जोड़ तो टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड तक की होती हैं। हाँ, हम तो बताएं इसमें, इसको हम तुम्हें अभी बताएंगे कि आम भाषा में माल्ट शुगर कहते हैं, माड़ी की शुगर। जब आलू चावल धुलते तो ना सफ़ेद सफ़ेद निकलती है, और इसको कैन शुगर, गन्ने की शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर, और इनको मिल्क शुगर कहते हैं। और दूध देना किसका लक्षण होता है, एनिमल का, प्लांट का, एनिमल का, भेड़, बकरी, गाय, भैंस सब देती हैं। तो इस तरह से कभी कभी ये सवाल यही पूछा गया कि इनमें से कौन प्लांट प्रोडक्ट है, कौन एनिमल प्रोडक्ट है, तो तुम समझ गए कि ये एनिमल प्रोडक्ट है, बाकी दोनों प्लांट प्रोडक्ट है ना। तो इस तरह से हम तो तुम्हें 2-2 मॉलिक्यूल चिपकाए हैं, बताते हैं 2 से लेकर 8 मॉलिक्यूल तक आपस में जोड़ दिए जाएं। देखो ये एक वैल्यू ऐसी बड़ा कंट्राडिक्टरी है, कुछ किताबें 2 से 10 कहती हैं, कुछ 2 से 8 कहती हैं, कहीं कहीं 2 से 7 भी लिखा होता है। तो इस तरह से इन्हीं मोनोसैकेराइड के 2 से 8 मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाएं तो जो कुछ बनते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। और अगर मोर देन 8 मॉलिक्यूल जोड़कर बड़ी सी चेन बनाई जाए तो पॉलीसैकेराइड करते हैं ना। हम तुम्हें अभी बताएंगे कि जो पॉलीसैकेराइड है हमने पढ़ाने की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ है होमो पॉलीसैकेराइड और एक तरफ है हेट्रो पॉलीसैकेराइड। और जिनकी स्पेलिंग में हेट्रो लग जाता है वो गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे मान लो सुई धागा लो, एक गेंदा का फूल, एक और गेंदा का फूल, एक और गेंदा का फूल, एक और गेंदा,
सारे गेंदा के फूल मिलाओगे तो जो माला बनेगी वो होमो गेंदा की माला कहलाएगी। और एक गेंदा का फूल, एक गुड़हल का फूल, एक बेशरम का फूल, एक कैक्टस का फ्लावर, तो हम कहेंगे बेटा माला किसकी चीज़ बना लाए, तो माला गड़बड़ है, अर्थात हेट्रो है। तो इस तरह से होमोपॉलीसैकेराइड जो बनाए जाते हैं उसमें सारे मोनोमर एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें डिफरेंट प्रकार के होते हैं। हम तुम्हें अभी तमाम एग्जाम्पल बताएंगे होमोपॉलीसैकेराइड के। जैसे सबसे पहले तुम्हें बताएंगे कि प्लांट अपना एक्सेस फूड किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, तो ये भी एक प्रकार का होता है। एनिमल अपना फूड किस रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। अरे भाई ग्लाइकोजन को कहते ही है एनिमल स्टार्च। अच्छा, प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की, तो ये भी होती है। तुमने अगर कभी सुना हो कि डहलिया की जड़ों में जो होते हैं भोजन स्टोर होता है, इन्यूलिन नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, इन्यूलिन, वो भी होता है। और इस तरह से हम तुमने काकरोच की एक्सोस्केलेटन सुना, काइटिन का बना होता है, काइटिन की। फंगल सेल वॉल सुनी, काइटिन की बनी होती काइटिन की। तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सब होमोपॉलीसैकेराइड हैं। ये अलग बात है कि यहाँ से यहाँ तक ये सब ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, इसलिए इनको ग्लूकन्स कह सकते हो। ये जो होता है किससे बनता है, तो फ्रक्टोज के पॉलीमर से बनता है, इसको फ्रक्टन कह सकते हो। और ये जो होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन अर्थात नाग के पॉलीमराइजेशन से बनता है। याद आया? तो इस तरह से हमने तुमसे बताया। अब जो मैं ये जब पढ़ाएंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड, तो सबसे पहले तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। जैसे हमारी थूक है, नोजी बहती है, लिबलिबी होती है, तो इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और साथ ही साथ तुम्हें हम बताएंगे हाइलुरोनिक एसिड बताएंगे। अरे तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड मैट्रिक्स जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पानी में हाइलुरोनिक एसिड घोल दो, लिबलिबा सीमेंटिंग मटेरियल तैयार हो जाता है। साथ ही साथ हम तुम्हें हेपैरिन का नाम बताएंगे। जब तुम्हें मास्ट सेल पढ़ाएंगे उनसे 3 केमिकल का सेक्रेशन बताएंगे, हेपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। और उस समय बताएंगे कि हेपैरिन जो होता है केमिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही साथ यहाँ ब्लड ग्रुप एंटीजन, जब तुम्हें सर्कुलेटर वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर ये लिखा होगा कि ए ब्लड ग्रुप है कि बी है कि ए बी ब्लड ग्रुप है। ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन, ब्लड ग्रुप एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में ये सोचा जाता था कि ये शायद केमिकली प्रोटीन होती हैं, बाद में अध्ययन से पता चला ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, तो वास्तव में हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते ना। इस तरह से हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाने की सुविधा के लिए 3 कैटेगरी में बांटा है। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे जैसे हम मोनोसैकेराइड आपस में जोड़ते चले जाएंगे, केमिस्ट्री की दृष्टि से इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है? तो सॉल्युबिलिटी बताते हैं घटती है। अरे तुम ऐसे ही जानते हो कि मान लो 1 लकड़ी है, तोड़ना आसान है, 10 लकड़ियों का बंडल तोड़ना कठिन है। गाँव में ऐसे ही देखा होगा, जिस मकान में 1 लोग रहते हैं, लोग गला देंगे, मिट्टी मिला देंगे, गायब कर देंगे, अर्थात घुला देंगे। और जिस घर में 10 लफंगे रहते हैं उसकी तरफ कोई नजर नहीं उठाता, जानते हम उनको नहीं गला पाएंगे, गायब कर पाएंगे, बल्कि वो उल्टा हमको गायब कर देंगे। तो जितने मोनोमर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो 2-4 पॉइंट ऐसे सुन लो। बताते हैं ये जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो भैया ग्लूकोन डी पिसा हुआ देख लो, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकते हैं, ये पाउडर के रूप में होते हैं, एमॉर्फस के रूप में होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और तुम जानते हो हमारी नोज, हमारी टंग अपने स्टिमुलस को पानी में घुली हुई अवस्था में ही डिटेक्ट कर पाते हैं। तो चूंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो हमारी जो टेस्ट बड होती है इनका स्वाद इसलिए बता लेती हैं, और ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। जब ये पानी में घुलते ही नहीं हैं तो हमारी टेस्ट बड स्वाद कैसे बता पाए? ये बताते पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस होते हैं। कैसे होते हैं? टेस्टलेस होते हैं। ये जो सिंपल शुगर है ना, मोनोसैकेराइड को सिंपल शुगर इसलिए कहा जाता है। देखो, इनको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो, मान लो अगर स्टार्च है तो इसको बहुत सारे ग्लूकोज में तोड़ सकते हो। यहाँ डाइसैकेराइड में मान लो कोई माल्टोज भी है, उसको 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसको और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। अगर तुमने कर दिया तो वो परिभाषा लागू नहीं हो पाएगी एल्डिहाइड ऑफ कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल वाली, अर्थात इनका वजूद खत्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जी वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनको और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। याद आया? इस तरह से हमने तुम्हें कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से समझाया। चलो हम तुम्हें कुछ और डिटेल में पढ़ाएं। इससे पहले थोड़ा सा आइसोमेरिज्म के बारे में इनके और बता दें कि इनमें कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाती है। क्या तुमने केमिस्ट्री में ये D एंड L आइसोमेरिज्म सुनी?
ये इस रूप में पढ़ते पाए जाते हैं, डी एंड एल आइसोमर। अरे तुमने जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर सुनी हो, तो हम तुम्हें एक बात बताएं, कुछ नहीं होता है। मान लो हमने ग्लूकोज लिखा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली शुगर थी, और CH2OH, CH पहला कार्बन, दूसरा, सभी कार्बन पे OH हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में, 1 2 3। और हम तुम्हें बताएं बस तीसरा अपवाद होता है, सभी पे हमेशा राइट साइड में ही लिखा जाता है, लेकिन तीसरा ध्यान रखना इस पे उल्टा होता है, ठीक है। अभी हमने ये एक नॉर्मल ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिख लिया, अब ये डी फॉर्म है ग्लूकोज की कि एल फॉर्म है, पता करने के लिए ये कहा जाता है कि जो भी प्राइमरी एल्कोहल वाला कार्बन होता है उसके जो बगल वाला कार्बन होता है, ग्लूकोज को केस में कहेंगे ये जो 5वां कार्बन है, इस पर H और OH का ओरिएंटेशन देखा जाता है। अगर OH राइट हैंड साइड में है तो इसका मतलब जो हमने ग्लूकोज लिखा है ये डी ग्लूकोज लिखा, याद रहे ये कैपिटल डी लिखा, हमने स्मॉल डी नहीं लिखा। ये डेक्सट्रोज नहीं है, एक डेक्सट्रोज और लिवलोज वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है, ये ऐसा लगता है ज्योमेट्रिकल टाइप की होती है, तो ये डी लिख दिया। अब मान लो हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिखा, CHO 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखा। सब तुम जानते हो सब पे OH लिखेंगे, राइट साइड में केवल तीसरे पे अपवाद हुआ करेगा, ऐसे ना, और हमने सब पे लिख लिया। अब हमने कहा था ये जो प्राइमरी अल्कोहल का कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन ग्लूकोज के केस में कैसे, तो 5वां, अगर इस पे जो है हमने HOH का ओरिएंटेशन उलट दिया, मान लो इधर लिख दिया H और इधर लिख दिया OH, तो ऐसा लगता है लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो ये जो ग्लूकोज लिखा इसको कहेंगे एल ग्लूकोज, ठीक है ना। इस तरह से हमने कहा कि ये डी और एल आइसोमरिज्म भी दर्शाते हैं, एक प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होती है। इसके बाद ये स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आइसोमर भी के रूप में पाए जाते हैं। ये कौन सी कहलाती है, इसको ये एक प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म समझते हो, कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कायरल कार्बन होता है, एक असिमेट्रिकल कार्बन होता है, उनके ऊपर जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली जाती है तो वो प्रकरणों को मोड़ देते हैं, हाँ घड़ी की दिशा में मोड़ते हैं। जैसे हम तुम्हें बताएं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसी होती है, तो समझाने के लिए हमने क्या किया, मान लो एक कागज़ है, हालांकि ये कागज़ ब्लैक कलर का होता तो ठीक रहता, क्योंकि ब्लैक लाइट, वो ब्लैक पेपर जानते हो अपने ऊपर गिरने वाली 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वाइट हमारे पास है। और हमने क्या किया, एक चाकू से या ब्लेड से इसमें ऐसे एक दरार बना दी, स्लिट बना दी, ठीक है। किससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो ऐसे तो लाइट प्रत्येक दिशा में जाएगी, प्रत्येक दिशा में जाएगी, लेकिन अगर हमने इसमें स्लिट बना दी, थोड़ी सी बता रहे हैं, ऐसे दरार से बना दी, दरार से बना दी, ये दरार से बना दी, दरार से बना दी, ऐसे दरार बना दी, ठीक है। अब हमने यहाँ से टार्च मारेंगे ऐसे, क्योंकि टार्च मारेंगे तो लाइट इधर 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 प्रत्येक दिशा में जाएगी, लेकिन जब इस दरार से प्रकाश की किरणें गुजरेगी तो वो सारी लाइट रेज ऐसा लगता है कागज से गुजरने के बाद इधर साइड में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक ही तल में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी ना। इस तरह की किरणों को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हमने किसी शुगर के एक्वा सोल्यूशन पे डाली, टेस्ट ट्यूब में ऐसे हमने ग्लूकोज घोल लिया और डाली, तो दूसरी तरफ निकलने के बाद अगर ये घड़ी की दिशा की तरफ मुड़ जाए तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर प्रकाश की किरणें डालने के बाद घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा मुड़ जाए तो इसको वामावर्त दिशा में मुड़ जाए तो इसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। तो इस तरह से हमने कहा था कि जो ये डायग्राम बनाते हैं ऐसे बना के हम डी और एल फॉर्म को नहीं दर्शा सकते, ऑप्टिकल आइसोमर को ऐसे नहीं दर्शाया जा सकता है। इसके लिए तो हमें किसी भी शुगर का एक्वा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा फिर भी जबरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। लगता है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और मान लो इसमें हमने कोई शुगर घोल ली, ठीक है, शुगर घोल ली और इसके ऊपर ऐसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, एक ही तल में सारी किरणें हैं, और अगर दूसरी तरफ निकलने के बाद ऐसा लगता है ये घड़ी जिधर चलती है उस दिशा में मुड़ गई, तो हम समझ जाएंगे जो एक्वा सोल्यूशन है वो किसी डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर का है। किसका है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर का है, शुगर का है, ठीक है ना, रोटेटरी शुगर का है। और हम तुम्हें बताएंगे एक दो एग्जाम्पल, जैसे ग्लूकोज होती है वो ऐसी ही शुगर होती है, ग्लूकोज, साथ ही साथ हम चीनी जो होती है ना, सुक्रोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। मान लो ऐसा किया कि हमने टेस्ट ट्यूब में एक्वा सोल्यूशन बनाया और प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, जैसे ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक्वा सोल्यूशन को क्रॉस की, उस तरफ निकलने के बाद अगर कहीं विपरीत दिशा में मुड़ गई तो हम समझ जाएंगे
कि जो भी इक्वा सोल्यूशन है ये किसी लिवो रोटेटरी शुगर का है। कैसी है? लिवो रोटेटरी शुगर का है। और हम तुम्हें एग्जाम्पल भी बताएंगे लिवो रोटेटरी शुगर कौन सी होती है। बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। कौन सी है? फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी है। पक्का? तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। इसको प्लस साइन से भी दर्शा सकते हो और इसको माइनस साइन से भी दर्शा सकते हो। खैर, अब तुम्हें बताएं, मेरे ज़माने में जब हम MBBS कर रहे थे, बायोकेमिस्ट्री की लैब में बायोकेमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट वाइवा चल रहा था और उसने यही सवाल पूछा हमसे कि मान लो ये चीनी का सलूशन है, शुगर सलूशन है, चीनी है, और इसमें हमने मान लो किसी एंजाइम की 1-2 बूंद डाल दी, सुक्रेज की या एसिड एल्कली की बूंदें डाल दी। मान लो इसमें सुक्रेज को की 2-4 ड्रॉप डाल दी, तो बताओ ये सलूशन कैसा होगा। देखो हम तो बताएं कि सुक्रेज जब तक ये ऐसे मान लो अभी चीनी डायग्राम से दर्शाई, तब तक वो तो किरणें एक तरफ घूम रही, लेकिन जब ये हमने चीनी को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दिया तो हो सकता है चीनी टूट गई हो और ग्लूकोज अलग हो गया हो, फ्रक्टोज अलग हो गया। नहीं, जैसे हम घर में रहते हैं और पति पत्नी दोनों मिलके रहते हैं, तो फिर दोनों लोग निर्णय मिलके कर लेते हैं। भाई शादी वाला आया कोई हमारे लड़के की, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, लड़की पढ़ी लिखी करते, चाहे दहेज मिले ना मिले कोई बात नहीं, पत्नी से सामंजस्य, उन्होंने हमारी बात मान ली। और मान लो अब हो गया जड़ाका, इनकी तलाक तलाक तलाक। अब पत्नी कहेंगे दहेज भरपूर लेना है, चाहे लड़की का नहीं क्यों ना मिले, और हम कहेंगे पढ़ी लिखी करो, दहेज मिले ना मिले, नतीजा कौन जीतेगा? तो कहेंगे पंजा लड़ाओ, जो जीतेगा उसी बात मानी जाएगी। और तुम जानते हो चाहे कोई कितना बड़ा तात्या टोपे क्यों ना हो, औरतों के सामने एक से एक अच्छे अच्छे पहलवान कुत्ता बन जाते हैं। तो हम तुम्हें बताएं, अब हम क्या है, ग्लूकोज जो होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, फ्रक्टोज कहेगा हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, नतीजा जीत जाता है फ्रक्टोज। इसलिए जो किरणें होती हैं अब उल्टी दिशा में चली जाएंगी, ऑप्टिकल इन्वर्जन हो जाएगा। और इसलिए बताएं हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, और जो एंजाइम ऐसा करा दे इसलिए उसको इन्वर्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वर्टेज कहा जाता है। सुक्रेज का ही दूसरा नाम है। याद आया? इस तरह से हमने तुम्हें ये कहानी बताई, थोड़ी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की छोटी सी बात और बता दें। साथ ही साथ हम तुम्हें कार्बोहाइड्रेट में और बताएंगे, एक इपीमेरिज्म पाई जाती है। इपीमर का नाम सुना? ये क्या होता है? जैसे मान लो तुमने सुना होगा कि जितनी 6 कार्बन वाली शुगर है C6H12O6। अब इस फार्मूला को देखकर हमें नहीं समझ में आ पाता है कि ग्लूकोज का फार्मूला है, कि गैलेक्टोज का फार्मूला है, कि मैनोज का फार्मूला है, कि फ्रक्टोज का फार्मूला है। सभी तो 6 कार्बन वाली शुगर हैं, तो आखिरकार ये किसका फार्मूला है? तो चलो हम ऐसा करते हैं, इनका पूरा का पूरा तुम्हें स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख के दिखाते, तब तुम समझ पाओगे। जैसे मान लो हमने लिखा CHO 2 3 4 5 और 6। इतना तो हम जानते थे कि सभी पर OH हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और तीसरे पर उल्टा होता है ना, इस पे उल्टा होता था। ये तो नियम के अनुसार ही था। खैर, अब हम तुम्हें बताएं, ये मान लो कि ग्लूकोज का स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये ध्यान रखना। अब ग्लूकोज और मैनोज में क्या अंतर होता है, तो हमने यहाँ पर चलो एक बार फिर ग्लूकोज लिखा 1 2 3 4 5 और 6। और हर जगह नियम तो यही कहता था कि हर जगह OH राइट हैंड साइड में होना चाहिए था और तीसरे पर उल्टा होना चाहिए थे ना। तो चलो ये तो असली बात है, अभी ये भी ग्लूकोज ही हुआ। लेकिन बताते हैं, अगर इसके सेकंड कार्बन पर H और ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पर H और OH की पोजीशन उलट दी जाए, इधर OH होना चाहिए था, इधर H कर दिया, इधर OH कर दिया, तो अब जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ये ग्लूकोज नहीं है, अब ये किसका फार्मूला हो गया? मैनोज का फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरह मान लो ग्लूकोज लिखें CHO 2 3 4 5 6, ऐसे हमने ग्लूकोज लिखा। नियम ये कहता है कि हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तीसरे को छोड़कर ना, तो हमने ऐसे लिख दिया सब पे, तीसरे को छोड़कर, वो तो पहले से ही होता था। अभी जो को तुम्हारे सामने लिखा ये ग्लूकोज है। लेकिन अगर बताते हैं, देखो 5वें पर अगर चेंज करते HOH की पोजीशन तो कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म बन जाते थे। अभी पहले पर चेंज क्या करेंगे तो कुछ और कहलाएंगे, एनोमर कहलाएंगे। तो पहला कर नहीं सकते, 5वां कर नहीं सकते, चौथा कर ही चुके, अब बचा दूसरा कर ही चुके, चौथा बचा। तो अगर ये 4th कार्बन था, इस पर हम HOH अगर पोजीशन चेंज कर दें तो फिर हमने
कहा अब जो कुछ है यही है कौन, गैलेक्टोज। कौन कहलाएगा, गैलेक्टोज। हमें याद ऐसे रहता है कि जैसे मान लो ये हम हैं और जिससे मेरा मन लग गया, मन समझते हो ना, मन लग गया मन, तो उसको हम अपने घर में दूसरे पायदान पे रखेंगे। तुम भी जानते हो कि किसी भी घर में पति के बाद जो भूमिका मानी जाती है वो पत्नी की ही मानी जाती है। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी कहा जाता है, तो हम तो बताएंगे कि जो मन लग गया अर्थात मैनोज, वो दूसरे नंबर पर घर में हैसियत रखता है। और जहाँ गाली पड़ने का चांस है, कई बार ऐसा होता है कि कोई जा रहा होता है, हम लोग पीछे खांसते हुए जाते हैं तो पलट के चप्पल भी पड़ सकती है गाल पे, तो हम कहते हैं सुरक्षित रहना है, 4 कदम दूर चलो, 4 कदम ना। तो जहाँ गाली पड़ने का, हट गाला, हट साला, मतलब गाली पड़ने का चांस हो, वो गैलेक्टोज अर्थात 4 कदम दूर रहना, और मन लग जाए वो मैनोज कहलाएगा। इस तरह से हमने तुमसे कहा था ये आपस में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज कुल मिला के बोले तो इपीमर होते हैं। कौन होते हैं, इपीमर होते हैं। इसी तरह एक शब्द और बचा है जिसको कहते हैं एनोमर। क्या कहते हैं, इसमें हम अल्फा एंड बीटा फॉर्म पढ़ाएंगे, 2 रूप बताएंगे ग्लूकोज के। अच्छा हम बताएं, ये कहा जाता है कि जैसे मान लो ग्लूकोज लिखा, हमने पढ़ाते हैं हम CHO 2 3 4 5 और 6, ऐसे हमने ग्लूकोज लिखा, ठीक है ना। और हर जगह नियम तो जानते ही हो तुम। और फिर हमने तुमसे ये कहा कि ये कहा, ठीक है ना। अब जैसे किसी शुगर का जब एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं अर्थात इसको पानी में घोलते हैं, तो तुम चाहो तो इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हो, O और H। तो जब इसको एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, पानी में घोलते हैं, तो ये स्ट्रेट चेन के रूप में नहीं पाई जाती है, बल्कि प्राइमरी एल्कोहल के बगल वाले कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है। अर्थात ये जो हाइड्रोजन होता है ये उठ के यहाँ आ जाता है, यहाँ इसके पास आ जाएगा, तो इसको जरा यहाँ आ जाएगा जब हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड हट गया और ये खुद में बन गया OH, और एक बॉन्ड तो ये है ही। अच्छा अब सुंदर दिखे, इसलिए चाहो तो इस ऑक्सीजन को भी बीच में कर दे तो सुंदर दिखे। अभी भी मज़ा नहीं आ रहा तो चलो इसको बेंजीन की तरह लिख के दिखा दें। तो हमने तुमसे कहा कि ये बेंजीन की तरह हम लिख के तुम्हें दिखा सकते हैं, अर्थात ऐसे ऐसे लिख के दिखा दें। ये जो बनाई हमने रिंग फॉर्म बनाई दी, ठीक है ना। यहाँ पर हम तुम्हें बोलेंगे क्या गड़बड़ हम कर रहे हैं, क्या गड़बड़, ये यहाँ बना दिया। अच्छा ओ ठीक है, ऐसे बना दिया। ये हो गया पहला कार्बन, हर तरफ H है और OH है, दूसरा कार्बन H है, OH है, तीसरा कार्बन पे उल्टा कर देंगे ना, और ये चौथा कार्बन H है और OH है, और ये पांचवा कार्बन AH है। छठा कहाँ चला गया, तो छठा बाहर बनाएंगे CH2OH। इस तरह से हमने जो बनाई है। हाँ, अब इस तरह से रिंग फॉर्म बनाने के बाद इस पर हम फर्स्ट कार्बन पर OH की पोजीशन देखेंगे। अगर फर्स्ट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है तो समझ जाना कि तुमने जो ग्लूकोज लिखा है वो अल्फा ग्लूकोज लिखा है, और OH ऊपर कर दें अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में कर दें तो जो ग्लूकोज लिखेंगे वो हमने तो बोला बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। तो अल्फा और बीटा फॉर्म आपस में एनोमर कहलाते हैं। इसी तरह कुछ रिंग फॉर्म भी पाई जाती है, उसी से बताए दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन नहीं 6 कॉर्नर हैं, क्योंकि इस कॉर्नर पे तो ऑक्सीजन लगा है। तो जब 6 कॉर्नर रिंग बनाई जाती है तो इसको पायरेनोज रिंग फॉर्म कहते हैं, और 5 कॉर्नर रिंग बनाई जाती तो फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म कहते हैं ना। इस तरह से हम तुम्हें बताए हमने कि बहुत सारी जो होती है पाई जाती हैं आइसोमरिज्म कार्बोहाइड्रेट में। हमने तुम्हें क्यों पढ़ाई ये, थोड़ा सा बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे हम तुम्हें बता सके कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है। अच्छा कोई बताओ, बुकलेट में थोड़ा बाद में दिया, हम पहले ही समझा दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट में 2 मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह दो चाहे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह दो, कैसे बनाया जाता है। तो देखो एक बात बताएं, जैसे मान लो तुम माल्टोज बनाना चाहते हो तो ऐसे नहीं कि एक टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज डाला और ग्लूकोज डाला पकड़ हिला दिया माल्टोज बन जाए, ऐसे नहीं होता। पहले इक्वा सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, और इक्वा सॉल्यूशन में किस रूप में एग्जिस्ट करेगी, साइक्लिक फॉर्म में। तो ऐसा लगता है जैसे हमने ये ग्लूकोज बनाया, ठीक है, और एक ग्लूकोज बनाया, मान लो हम ऐसे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जोड़कर माल्टोज बनाना चाहते हैं, इनके बीच में यही तो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम कैसे बनता है ये बॉन्ड वही बताने जा रहे हैं। तो हमने ये ग्लूकोज बना ली। अच्छा कोई सोच के बताए कि ये फर्स्ट कार्बन है AH OH, सेकंड कार्बन है AH OH, थर्ड कार्बन है उल्टा है इस पर, चौथा कार्बन है AH OH, पांचवा कार्बन है AH और CH2OH। बताओ अच्छा सोच के, ये हमने अल्फा ग्लूकोज बनाया कि बीटा ग्लूकोज, बेशक ये अभी अल्फा फॉर्म बनाई है। अब हम माल्टोज बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट हमको 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए, चलो एक और बना ले रहे हैं। तो ये हमने एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है ना।
ऐसा और बना लिया। तो बात वही है, ये पहला कार्बन है AH और OH, दूसरा कार्बन AH OH, तीसरा कार्बन उल्टा कर दें, चौथा कार्बन AH OH, सभी पे सीधा है और CH2OH, ऐसे ये हो गया। अब इनके बीच हम ट्रेन बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे ध्यान करो, बचपन में हम लोग ट्रेन बनाते थे तो क्या करते, कई लड़के लाइन से खड़े हो जाते थे, एक अगड़ा एक पिछाड़ा, एक अगड़ा एक पिछाड़ा, पकड़ते चले जाते थे, लंबी सी ट्रेन बन जाती थी ना। तो ये आगे वाले डिब्बे का पिछाड़ा और पीछे वाले डिब्बे का अगड़ा आपस में जोड़ देंगे ना, तो ऐसा लगता है यहाँ से गौर से देखो ये बाहर निकल आएगा H2O ना, और इसको हटा दें, इसकी जगह लाइन खींच दें, तो जो बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन भी है थोड़ा बिगड़ गया तो इस तरह से, और कहो तो बीच में सुंदर ऐसे दिखे तो इसलिए बीच में बना दिया। तो अब ये जो बॉन्ड बना है, क्यों, ये कौन सा ग्लूकोज था, ये भी अल्फा ग्लूकोज ही था। तो बताओ इस बॉन्ड का नाम क्या होना चाहिए। तो गौर से देखो, इसका पहला कार्बन इस्तेमाल हुआ, इस बॉन्ड के बनने में इसका चौथा कार्बन इस्तेमाल हुआ, तो इसका पूरा नाम है 1 अल्फा ग्लूकोज। इसका वास्तव में ऐसा लगता था 4 अल्फा ग्लूकोज। और बचपन में ध्यान करो ऐसे सवाल लगाते थे कि 5x + 4x बराबर कितना होता था, x कॉमन ले लेते थे तो 5 + 4 हो जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसे करो ना, अल्फा ग्लूकोज अगर कॉमन ले लो तो अल्फा ग्लूकोज शब्द कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1,4 ना, इसलिए इसका नाम होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताई बात। चलो अच्छा, हमने अब की बार मान लो हम ऐसा करते हैं, ये जो ग्लूकोज है दोबारा बना के दिखाते हैं, ये ग्लूकोज है और इस पर मान लो OH इधर कर दिया, OH इधर कर दिया। अब बताओ ये अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा, अब ये कहलाएगा बीटा ग्लूकोज। चलो ऐसा करते, इधर भी उल्टा कर दिया, OH ऊपर कर दिया, H नीचे कर दिया, अल्फा ग्लूकोज है कि बीटा, ये भी बीटा ग्लूकोज है ना। अब हम तुम्हें बॉन्ड बना के दिखाएं तो चौथा तो कार्बन यही रहेगा, OH था यहाँ। अब क्या होगा कि इनके बीच यहाँ से पानी निकल जाएगा, यहाँ से पानी निकाल दो और ये हटा दो, तो जो बॉन्ड बना वो ऐसे बन जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन बीच ले आएंगे जिससे सुंदर लगे ना, तो ऐसा लगता है कि ये बन गया बॉन्ड। बताओ इस बॉन्ड का नाम क्या होना चाहिए। तो इसका पहला कार्बन बीटा ग्लूकोज, 1 बीटा ग्लूकोज, ये 4 बीटा ग्लूकोज, बीटा बीटा कॉमन ले लिया तो कहोगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और तुम्हें पता ये जो बॉन्ड होते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे, तभी तो तुम देखो ना C6H12O6 + C6H12O6, ऐसा लगता है ग्लूकोज ले लिया चलो समझाने के लिए, एक फ्रक्टोज ले लिया चलो समझाने के लिए, तब जाके बनती थी चीनी। और क्या फार्मूला होता था, C12, और टोटल पानी क्या होता था, H2O का होल 11 होता था। तो एक कहाँ चला गया, एक रास्ते में बाहर निकल गया। और तुम जानते हो कि किसी चीज़ में से पानी निकाल लें तो चीज़ें फूल जाएंगी कि कंडेंस हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, सघन हो जाएंगी। गांव में हमने देखा है औरतें चना का साग लाती हैं खेत में से डलिया भर और सुखा के जरा से कंटेनर में समाहित हो जाता है, यानी कि पानी निकलने से चीज़ें सघन हो जाती, कंडेंस हो जाती है। इसलिए हम तुम्हें बताएंगे कि इन बॉन्ड का बनना डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रोसेस। इस तरह से हमने तुम्हें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में बता दिया। अब चलो दो दो शब्द हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शुगर्स के बारे में सुन लेते हैं एक बार ना। चलो हमें कुछ बातें दो दो शब्द बात कर लें थोड़ी सी। चलो सबसे पहले हम तुम्हें कुछ मोनोसैकेराइड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स के बारे में। और पहली मोनोसैकेराइड सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कौन सी, ग्लूकोज है ना। और थोड़ा सा एक शब्द है स्वीटनिंग इंडेक्स, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जान लेना कितना होता है, 70 है ग्लूकोज का, ठीक। स्वीटनिंग इंडेक्स है 70 दिया है। और लिखा है मोस्ट एबंडेंट मोनोसैकेराइड। हाँ वही हम कहें कि मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते इसको, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट तो सेलुलोज था, मोस्ट एबंडेंट मोनोसैकेराइड कह सकते हो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड शुगर कह सकते हो। चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, ज़्यादातर सभी जीव एनर्जी के लिए सबसे पहले नंबर पर इसी को इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो अभी दो शब्द बाद में भी बताएंगे। फिर इसके बाद नाम सुना है फ्रक्टोज का, और फ्रक्टोज जो है इसका स्वीटनिंग इंडेक्स जरूर हमें बताओ कितना होता है, 70। ये सिर्फ हमने स्वीटनिंग इंडेक्स पढ़ना मत, कंपेयर करने के लिए बताया। हमारे ज़माने में 96 में जब CPMT हुआ था तब पूछा गया था स्वीटेस्ट शुगर किसको कहते हैं, तो भैया इसका स्वीटनिंग इंडेक्स देख के ही पता चल जाता है कि ग्लूकोज की तुलना में बहुत मीठी है, स्वीटेस्ट शुगर है, ठीक है ना। और हम तुम्हें बताएंगे कि जो फ्रक्टोज होती है वो स्वीटेस्ट शुगर तो है ही, लेकिन जब अभी बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताई थी तब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किरणों को मोड़ती थी कि एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको लिबलोज भी कहते
कहते हैं या लिवोरोटेटरी शुगर भी कहते हैं। पता 100 पानी में 100 ग्राम चीनी डालो या पानी में 100 ग्राम तुम शहद डालो तो शहद वाला शरबत ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि बताते हैं हनी में 40% अकेले फ्रक्टोज ही होती है हनी में, इसलिए इसको हनी शुगर भी कहते हैं। पता है जो हमारे ब्लड में शुगर होती है वो ज़्यादा ग्लूकोज के रूप में होती है, तो ग्लूकोज को हम लोग कभी कभी ब्लड शुगर भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के चक्कर में इसको डेक्स्ट्रोज भी कहा करते हैं, डेक्स्ट्रोज। और ज़्यादातर फलों में फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। अंगूर अपवाद होते हैं, अंगूर में कौन सी होती है तो उसमें ग्रेप शुगर भी कहते हैं, इसको कॉर्न शुगर भी कहते हैं, मगर ज़्यादातर फलों में फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज फिर बताते हैं स्वीटेस्ट शुगर है, इसको हनी शुगर भी कहते हैं, इसको लिवलोज भी कहते हैं, समझ में ना। और हनी में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। ये एक बार मणिपाल में आया था कि हनी में सबसे ज़्यादा कौन सी शुगर होती है। हमारे एक स्टूडेंट थे विवेक, वो कहते हैं हमें सर पता था फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रक्टोज ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में लिवलोज दिया था और करें हम भूल गए कि फ्रक्टोज का ही दूसरा नाम होता है लिवलोज। तो इस तरह से हम जो बताया इसके बारे में जानना। इसके बाद तीसरी बात है थोड़ा सा गैलेक्टोज के बारे में। स्वीटनिंग इंडेक्स हमें किताबों में नहीं मिला इसका, और 2 शब्द जान लेना कि इसको नर्व शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व शुगर। तो इस तरह से 2 पॉइंट हमने तुम्हें बता दिए। अब डाइसैक्राइड के बारे में सुनो। डाइसैक्राइड में अभी सबसे पहले तुम्हें क्या बताया था? माल्टोज, जिसको सिंपली क्या कहते हैं? माल्ट शुगर, माड़ी की शुगर कहते हैं ना, आलू चावल में होती है जो। और जो इसका स्वीटनिंग इंडेक्स कौन होता है? इसका स्वीटनिंग इंडेक्स होता 32, यानी कि ग्लूकोज से भी कम मीठी होती है। और हमने तुमसे अभी बोला था एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लो और एक जो है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल लो, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है। और बॉन्ड कुछ न दिमाग करे काम करे तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होते हैं। कौन से होते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड। देखो एक आध तो अपवाद चलेगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसके बाद हम तुम्हें बताई थी अभी सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं? गन्ने की शुगर कहते हैं, कैन शुगर कह सकते हो, टेबल शुगर कह सकते हो। और इसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स है हमें याद रहता है एवरेज होता है लगभग अर्थात 100 के आसपास होता है ना। और किससे बनी होती है? एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही होता है और एक इसमें फ्रक्टोज मॉलिक्यूल ले लिया, इसलिए दूसरे डायग्राम से दर्शा दिया। कोई बॉन्ड बताएगा? 1 अल्फा और 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इसमें सुक्रोज में। और सुक्रोज का अच्छा चीनी में। और पता तुम्हें इंडिया में शुगर का सबसे मेन सोर्स क्या होता है? गन्ना ही होता है, वरना चुकंदर से भी बनाई जाती है और प्लम से भी बनाई जाती है, आलू बुखारा से ना। तो इंडिया में सबसे मेन सोर्स गन्ना ही होता है। इसके बाद हमने तुम्हें एक और बताई थी जिसका नाम है लैक्टोज। आम भाषा में क्या कहते हैं? मिल्क शुगर, मिल्क शुगर कहते हैं। और इसका स्वीटनिंग इंडेक्स कितना होता है? 16 होता है। इसलिए तुमने कभी गाय भैंस का कच्चा दूध पी के देखना तो हल्का सा मीठा लगता है ना, हल्का सा मीठा लगता है। और इसमें किस चीज़ की बनी होती है? तो एक तो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक किसी और चीज़ का गैलेक्टोज का होता है। बॉन्ड अपने मन से याद रखना कौन सा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन दूध में पाई जाती है। तो एक बार जमाना पहले आया था कि लैक्टोज नाम की मिल्क शुगर सबसे ज़्यादा किसके मिल्क में पाई जाती है? तो आंसर था रिचेस्ट सोर्स लैक्टोज का होता है, ह्यूमन मिल्क। बात होता है ना। यहीं पर एक हमने अलग से चीज लिख दी जिसका नाम है सैक्रीन। मिला? सैक्रीन। तो हम तुम्हें बताएं सैक्रीन जो होती है, गांव में हम जब छोटे थे तो बर्फ़ बेचने आता था, लकड़ी की ऐसी घोड़ी पे ऐसे घिस घिस के और गोला बना के डालता था, लाल वाला रंग डालता था, फिर कभी नीला वाला शरबत डालता था। तो गांव वाले हम देखते थे बड़ा हड़काते थे उसको, चल भाग यहाँ से, बच्चों की किडनी खराब हो जाएंगे, इसमें सैक्रीन मिली है। लेकिन चूंकि वो हमारे गांव जो बर्फ बेचना आता था वो एक मर्डर कर चुका था, तो लोग डरते भी थे उससे, उसको कोई नहीं भगाता था। बाहर वालों को जो दूसरे गांव के आते थे उनको भगा देते थे। तो हमने उससे पूछा कि वीरे ये बताओ तुम सैक्रीन से शरबत बनाते हो, ये भी तो पैसे से खरीदनी पड़ती होगी, तो क्यों ना चीनी डाला करो। उसने जरा सी पुड़िया निकाली, जैसे नहीं गाँव पुराने ज़माने में पिसी हुई कागज़ की दवाई देते थे कागज़ पुड़िया में, और माचिस की तीली उस पर चिपकाई, माचिस की तीली के ऊपर चिपकाई, एक बोतल पानी में ऐसे डिप कर दी और हिला दिया। वो शरबत चीनी वाले से भी ज़्यादा मीठा था और कह रहा था ये पुड़िया 5 रुपये की है मात्र। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि चीनी की तुलना में ये कई गुना, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स देखो कितना है, 40,000 का चीनी का 100, तो ऐसा लगता है लगभग 400 गुना ज़्यादा मीठी है। हालांकि एनसीईआरटी 400 गुना नहीं कहती, कुछ किताब में वैल्यू हमारी और एनसीईआरटी डिफर कर रही है, देख लेना। तो इस तरह से स्वीटनिंग तो इसलिए, लेकिन पता तुम्हें ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अर्थात तुम्हें इससे एनर्जी नहीं देगा। तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए जो शुगर फ्री बनाई जाती हैं या उनके लिए जो बिना चीनी वाली जलेबी या लड्डू बनाए जाते हैं, तो वो उसमें क्या डाला जाता है? सैक्रीन। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, इससे एनर्जी भी नहीं मिलती है और चीज़ें मीठी भी हो जाती है। बात
होता है ना, कहानी खत्म हो गई। अब थोड़ा सा 2-4 शब्द हम तुम्हें कुछ पॉलीसैकेराइड के बारे में और बता दें। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड तो बता ही चुके। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हम तुम्हें बताने जा रहे 2-4 शब्द स्टार्च के बारे में। अच्छा बताना, प्लांट अपना एक्सेस फूड किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में। और हम तुम्हें बताएं कि मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, हालांकि कद्दू का पौधा बनाने जा रहा है, ठीक है, वो ज़मीन पर रेंगता है लेकिन ऐसे बना दिया। और हम तुम्हें बताएं कि जब हम पढ़ते थे तो हमको ये बताया जाता था कि फोटोसिंथेसिस में जो अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। फोटोसिंथेसिस फलस्वरूप मेन बनता है स्टार्च। और यहाँ पर जो स्टार्च बनता था, चूंकि तो अभी पढ़ा था कि पॉलीसैकेराइड जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो ये स्टार्च पानी में घुलनशील नहीं होगा। और जब ये पानी में घुलेगा नहीं तो इस पाइप के रास्ते से ये चल के कैसे आएगा स्टोर ऑर्गन तक? जैसे मान लो कद्दू है तो कद्दू अपना एक्सेस फूड मान लो फल के अंदर स्टोर करता है ना, इस कद्दू के अंदर, कद्दू तो फ्रूट है ना। तो हम तुम्हें बताएं, हमको ये कहा जाता था कि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जो ये स्टार्च बनता है इसको टेम्परेरी स्टार्च कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बाद में ये चीनी में बदल जाता था, सुक्रोज में, और सुक्रोज पानी में घुलनशील होती है, तब जाके फ्लोएम से होते होते यहाँ आती थी और फिर ये सुक्रोज दोबारा बदल जाती थी किसमें? स्टार्च में। तो यहाँ पर जो भरा होता था परमानेंट स्टार्च कहलाता था। जस्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो बनता था इसको टेम्परेरी स्टार्च कहा जाता है। तो स्टार्च होता है ये दाने के रूप में होता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है, और इसमें कोई एक साइनिंग बॉडी होती है जिसको हाइलम या हाइलस कहते हैं। इसके ऊपर ऐसे 2-2 प्रकार के पॉलीसैकेराइड चिपके होते हैं। एक का नाम होता है एमाइलोज और एक का नाम होता है एमाइलोपेक्टिन। ऐसे 2-2 डिफरेंट पॉलीसैकेराइड से बना होता है एक स्टार्च ग्रेन। कौन कौन से बताएं? एक का नाम है एमाइलोज और एक का नाम है एमाइलोपेक्टिन। अच्छा नाम बताओ, नाम सुन के बताओ कि दोनों में कौन सा बड़ा शब्द है? एमाइलोपेक्टिन। तो इससे याद रहता है कि ये जो होता है छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा पॉलीमर है। ये जो होता है और मात्रा में भी कम होता है, ये मात्र 10 से 15% ही एक स्टार्च ग्रेन में होता है, और या 15 से 20% कह दो, और ये 80 से 85% के आसपास होता है। ठीक है, 85%, 15 से 20% होता है मात्र ये। और हम तुम्हें बताएंगे कि ये जो होता है इसके बनने में कम ग्लूकोज मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, मात्र जैसे 200 से लेकर 2000 तक। इसके बनने में 20,000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल भाग लेते हैं ना, तो ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। और बड़ी एक बात है कि जो एमाइलोज होता है ये इस तरह का पॉलीसैकेराइड है। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, अगला मॉलिक्यूल, ऐसे होता है। और ये जबकि ऐसा होता है 1 मॉलिक्यूल, दुनिया भर के मॉलिक्यूल ऐसे करते थे, साथ ही साथ ऐसे हो भी होता है ना। अच्छा तुम्हें अभी क्या कहा था? एक अगाड़ा, एक पिछाड़ा, एक अगाड़ा, एक पिछाड़ा जोड़ते जाओ। कोई भी ज़्यादातर जो चैन होती हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं, इनमें ज़्यादातर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होते हैं। यहाँ पर भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, अब जो भूल गए बताना उस वक्त, अब नहीं दोबारा बताएंगे। तो ज़्यादातर सभी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड आखिरी बनता है, क्यों ऐसा होता है अभी दोबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये होता है 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ना, तो इस तरह से ये ब्रांच एंड पॉलीमर होता है और ये अनब्रांच पॉलीमर होता है। ठीक है, तो स्टार्च तुम समझ गए, स्टोर्ड फूड होता है प्लांट का। इसके बाद बात आई ग्लाइकोजन की। अच्छा बताना कि एनिमल अपना एक्सेस फूड किस रूप में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन भी बताते हैं बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन की तरह ब्रांच्ड चैन पॉलीमर होता है। कैसा पॉलीमर होता है? ब्रांच्ड चैन पॉलीमर होता है। और ये सारे बॉन्ड, जब भी कोई पेरेंट चैन या मेन चैन बनाई जाती है, सारे बॉन्ड जो होते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होते हैं। लेकिन फिर वही बात, ये जो एक बॉन्ड होता है ये होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अर्थात इसलिए सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में इतने एंड हैं, एक सिरा, दूसरा सिरा, तीसरा सिरा, चौथा सिरा, 4 एंड हैं, तो बताओ कितने हैं? या एक ही तरफ बोल दिया जाए कि 1, 2, 3 अगर ब्रांचेज हैं तो बताओ कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे? तो इस तरह से 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगी, क्योंकि ये तो ये मेन ब्रांच है ना। तो इस तरह से हमने तुमसे बताया ग्लाइकोजन ग्रुप में एनिमल अपना एक्सेस फूड स्टोर करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि जो फंजाई थे
फंजाई थे वो पुराने ज़माने में प्लांटिन पढ़ाया करते थे, लेकिन फंजाई में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक प्लांट जैसे नहीं थे। जैसे नंबर 1 सेलोजिक सेल वाल नहीं थी, नंबर 2 उनमें खुद क्लोरोप्लास्ट नहीं होते थे, तीसरी बात स्टार्च के रूप में एक्सेस फूड स्टोर नहीं करते थे, इसलिए तो लात मार के भगा दिए गए किंगडम प्लांटी से और एक अलग किंगडम बना दिया गया था फंजाई। तो इस तरह से चाहे फंजाई हो चाहे स्लाइम मोल्ड, क्योंकि वो भी फंजाई ही होते हैं, और चाहे बैक्टीरिया हो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, चाहे हम लोग तो अपना एक्सेस फूड ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज। सेलुलोज तुम्हें अभी हमने जब होमोपॉलीसैकेराइड की बात बताई थी तब भी कहा था ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, बस ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है ग्लूकोज का ना। और बॉन्ड अपना तुम पढ़ लेना कौन सा पाया जाता है बॉन्ड, लेकिन जरूरत खाद है नहीं। तुम्हें सेलुलोज जानते हो कहाँ से पाया जाएगा? प्रत्येक प्लांट सेल की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। साथ ही साथ बताएं प्योर सेलुलोज जल्दी देखने को नहीं मिलता है। जब प्लांट टिश्यू पढ़ाया था तो सेकेंडरी सेल वाल में कहीं सेलुलोज बताया था, कहीं हेमी सेलुलोज बताया था, कहीं लिग्निन बताया था, कहीं पेक्टिन बताया था। लेकिन जो कॉटन फाइबर होते हैं, अरे कपास सुनी गॉसिपियम, तो उसके जो हेयर होते हैं सीड कोट के ऊपर, वो उनमें मैक्सिमम प्योरिटी पाई जाती है, 90% तक सेलुलोज होता है। हालांकि 100% सेलुलोज कहीं देखने को नहीं मिलता है। कागज़ पता लकड़ी के गूदा से ही, पल्प से ही बनाए जाते हैं, तो सेलुलोज का जो कागज़ होता है, पेपर होता है, ये भी सेलुलोज ही एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया तमाम सारे। इसी तरह एक शब्द बताया था इन्युलिन। हमने तुमसे कहा था कि डहलिया की जड़, जब तुम्हें रूट पढ़ाई जाएगी तो वहाँ स्वीट पोटैटो रूट पढ़ाई जाती थी, ध्यान करो, फैसिकुलेटेड रूट याद आई हो, ट्यूबरस रूट याद। तो जब स्वीट पोटैटो पढ़ाई जाती, ट्यूबरस रूट पढ़ाई जाती थी, और फैसिकुलेटेड डहलिया पढ़ाई जाती थी, उसकी रूट में भोजन भरा होता है इन्युलिन नाम का। और वो किसका पॉलीमर अभी बताया था? फ्रक्टोज का। हाँ, मार्केट में जो इन्युलिन बिकता है वो डहलिया की जड़ से नहीं निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? जेरूसलम आर्टिचोक से निकाला जाता है। और काइटिन अभी तुम्हें बताया था कि चाहे फंगल सेल वाल हो चाहे आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन हो, काइटिन का बना होता था। पुरानी एनसीईआरटी में काइटिन के लिए लिखा है हेट्रोपॉलीमर ऑफ नाग, मगर ध्यान रहे हेट्रोपॉलीमर नहीं होता, अब सुधार भी दिया गया, वो होमोपॉलीमर ऑफ नाग होता है। ठीक है ना। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये सब जनरल बातें खत्म हुई। दो शब्द अलग से जान लेना। एक शब्द होता है रिड्यूसिंग शुगर, किसको कहते हैं? ये 2 बार एम्स में पूछी गई। और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो तुमने कभी एल्डिहाइड पढ़े हो, कीटोन पढ़े हो केमिस्ट्री में, तो कहा जाता है कि जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा लगता कि समझ गए ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड, उल्टा भी हो सकता, तो अपना खुद देखना जाके। तो इस तरह से फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और सुने होंगे नाम। तो हम तुम्हें बताएंगे, जब हम तुम्हें पढ़ाते हैं कि मोनोसैकेराइड्स पढ़ाते हैं और फिर डाइसैकेराइड्स पढ़ाते हैं और फिर पॉलीसैकेराइड्स पढ़ाते हैं, तो बताते हैं ये सारे, इसमें जितने मोनोसैकेराइड हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। जितने डाइसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड में 3 पढ़ाए थे, कौन कौन से? माल्टोज और सुक्रोज, सुक्रोज बाद में लिख दे तो माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज। और जितने पॉलीसैकेराइड होते हैं ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना, लेकिन ये अपवाद होती है। कौन? सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती, ठीक है। और माल्टोज, लैक्टोज और सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया था, कहानी खत्म हो गई कार्बोहाइड्रेट की। और हम थोड़ा सा पानी पी लें और इसके बाद हम तुम्हें पढ़ाते हैं लिपिड्स। चलो भाई, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लिपिड के बारे में। और लिपिड तुमने सुना हो कि लिपिड क्या होते हैं, तो हमें पता है कि केमिस्ट्री में लिपिड को कहते थे ईस्टर। हमको तो यही बताया जाता था, हालांकि एनसीईआरटी थोड़ा कुछ और मानती है, अभी बताएंगे। तो लिपिड ईस्टर को कहते हैं। और ईस्टर तुम्हें केमिस्ट्री में सुना होगा कि जब एल्कोहल की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाती थी तो बने कंपाउंड को ईस्टर कहते थे, जैसे एथिल एथेनोएट, नाम याद आया? तो इस तरह से लिपिड होते हैं। और हम ये नहीं बताएंगे कि घी तेल पानी में नहीं घुलते हैं, चाहे ना तो वैक्स घुलता है, अर्थात लिपिड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, बाद में एनसीईआरटी वाला बता देंगे। पढ़ाने की सुविधा के लिए हमने 3 भागों में बांट दिए। नंबर 1 सिंपल लिपिड और नंबर 2 कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड कह दो, चाहे कंपाउंड कह दो और चाहे कॉन्जुगेट लिपिड कह दो, बात एक ही होती है। और तीसरे हैं डिराइव्ड लिपिड, ठीक है ना। 3 भागों में बांट दिए। सिंपल लिपिड किसको कहते हैं? तो चूंकि हम पहले अपना वाला पढ़ाएंगे फिर एनसीईआरटी वाला बता देंगे। हमको ये कहा जाता है कि लिपिड ईस्टर होते हैं। ईस्टर के बनने में भाग लेते कौन? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कभी हायर
एल्कोहल लिया जाए, कोई पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल लिया जाए और उसके साथ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ा जाए। क्योंकि हायर इसलिए कहा कि तुम भी जानते हो जैसे ऐसे तो एसिटिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन वो पानी में घुल जाता है। इतना मॉलिक्यूलर वेट कर दो उसका कि वो पानी में अघुलनशील हो जाए, इनसॉल्युबल हो जाए, तो फिर ऐसे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फैटी एसिड कहा जाता है। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि डेफिनेशन है उसी हिसाब से केवल दो ही कंपोनेंट हो, एल्कोहल और फैटी एसिड, तो बने लिपिड को सिंपल लिपिड कहा जाएगा। और अगर हमने एल्कोहल ले लिया, कोई हायर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल ले लिया और फिर उसके साथ हमने फैटी एसिड जोड़ दिया और साथ ही साथ कोई अदर ग्रुप जोड़ दिया, लगता कोई जूजू जोड़ दिया, तो जो बनेंगे उनको अभी दिखाएंगे ड्राई कॉन्जुगेट या कंपाउंड लिपिड कहेंगे। क्योंकि कंपाउंड माने होता ही है मामला जटिल हो जाना, और इन्हीं के कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो इन्हीं से व्युत्पन्न किया जाए तो जो बनेंगे वो ड्राइव्ड लिपिड कहलाएंगे। ड्राइव्ड लिपिड में हम तुम्हें दो चीज़ें पढ़ाएंगे, एक का नाम पढ़ाएंगे कैरोटिनॉइड, अब नहीं बताएंगे। जब तुम्हें हम साइटोलॉजी में प्लांट में हमने पिगमेंट पढ़ाए थे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाले पिगमेंट पढ़ाए थे, तो वहाँ क्लोरोफिल बताए थे, तो क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स बताए थे, और हमने कुछ प्रोटीनेशियस पिगमेंट अर्थात फाइकोबिलिन्स बताई थी। जो कैरोटिनॉइड पढ़ाए थे वहाँ पर भी लिखा था ये फैटी कंपाउंड होते हैं। दो नाम बताए थे, एक बीटा कैरोटीन और चैंथोफिल। बीटा कैरोटीन बताया था नारंगी रंग का होता है, तो जैसे गाजर होती है नारंगी होती है, या पका पपीता होता है उनमें पाया जाता है, और चैंथोफिल को बोला था कि पीले रंग का पिगमेंट होता है, जैसे सरसों के फूल है तो उनमें चैंथोफिल पाया जाता है। तो एक तो तुम्हें पढ़ाएंगे कैरोटिनॉइड, और दूसरी चीज़ यहाँ पर पढ़ाएंगे स्टेरॉइड्स अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले इनके बारे में निपट लेते हैं कि जैसे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसके साथ फैटी एसिड जोड़ दिया, हायर एल्कोहल के साथ फैटी एसिड जोड़ दिया जाए तो बने कंपाउंड को कहते हैं। अब इसमें तुम्हें अभी सबसे छोटा हायर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कौन बताता? ग्लिसरॉल। तो अगर हम एल्कोहल के नाम पर ग्लिसरॉल लेते हैं और उसके साथ फैटी एसिड जोड़ते हैं तो बने सिंपल लिपिड को हम तुम्हें बताएंगे, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फैट कहते हैं, फैट कहते हैं। और अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्लिसरॉल से बड़ा है, हायर देन ग्लिसरॉल है, एल्कोहल जो होता है वो हायर देन ग्लिसरॉल हो और प्लस उसके साथ फैटी एसिड जोड़े जाएं तो जो कुछ बनता है उसको कहा जाता है बैक्स। क्या कहा जाता है? बैक्स। ये अलग बात है कि अभी हम तुम्हें बना के दिखाएंगे कि हम लोग फैट दो रूप में खाते हैं, घी और तेल के रूप में। तुम भी जानते हो कि जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस होते हैं, वो घी कहलाते हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर उनको तेल कहते हैं, ऑयल कहते हैं ना। इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कि फैट और घी। और जैसे मधुमक्खी का वैक्स देखा हो, हालांकि हनी बी का नेचुरल प्रोडक्ट नहीं होता है, वो तो प्लांट से कलेक्ट करके लाती है, लेकिन बी हाइव का कंस्ट्रक्शन करने के लिए वैक्स अपने शरीर से निकालती है। उसके एब्डोमेन पर 4 पेयर वैक्स ग्लैंड होती है, वहाँ सीक्रेट होता है। तो बी वैक्स हम बताएंगे मिर्सिल एल्कोहल और पामिटिक एसिड का ईस्टर होता है, तब उसको वैक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम तो ऐसे पढ़ाया करते थे, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि नहीं, हायर एल्कोहल जो होते हैं वो भी अपने आप में सिंपल लिपिड हैं, और साथ ही साथ जितने फैटी एसिड हैं वो भी अपने आप में यही है, सिंपल लिपिड में आएंगे, और इन्हीं से बने जो ईस्टर होते हैं वो भी आएंगे। तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया था ऐसा लगता है इन्हीं का दो भागों में बांटा था कि फैट और बैक्स वाला। ठीक है ना, पहले हम इनको पढ़ा दें फिर इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ कि सबसे छोटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कौन बताया था? तो अभी ध्यान करो, ये जो था हमने कहा था ये जो होता है, चलो इतना ही बना दे, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल नहीं है। ये जो था ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल नहीं था, ये जो था ये हमने तुमसे कहा ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल नहीं है। पॉली शब्द हमेशा मोर देन 2 के लिए बोला जाता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल सबसे छोटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, तो फिर ये हुआ कौन? ग्लिसरॉल। कौन सा हुआ? ग्लिसरॉल। इसको दूसरा नाम को क्या बता सकता है? 1 2 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं इसको। इस तरह से तो हमने तुम्हें थोड़ी सी बात बता दी इसके बारे में। अब चलो थोड़ी सी बात पहले बता दें, पहले फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड कोई नए नहीं होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फैटी एसिड कहते हैं। बस हमने यहाँ क्या कर दिया, आर लिख दिया। आर के जगह पर अलग अलग ग्रुप लगाते जो भांत भांत प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते जाएंगे। बस एनसीईआरटी कहती है कि आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं हमको लगती है। हमको लगता है कि जैसे मान लो आर की जगह पर हमने CH3 लिख दिया तो ये फैटी एसिड थोड़ी कहलाएगा, ये तो पानी में घुल जाएगा। और तुम जानते हो कि फैट की सबसे बड़ी परिभाषा
परिभाषा होती है वाटर इनसॉल्युबल होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे छोटा जो फैटी एसिड होता है वो एटलीस्ट 4 कार्बन वाला होता है और मैक्सिमम 20 तक का अभी ज्ञान हो चुका है। चलो हम यहाँ पे फिलहाल R लिखे दे रहे हैं। और हम तुम्हें बताएं तो हमने फैटी एसिड जो पढ़ाने की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिए। क्या भागों में बांट दिए? नंबर 1 सेचुरेटेड फैटी एसिड, केमिस्ट्री में सेचुरेटेड कंपाउंड जानते होंगे। नंबर 2 मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट फॉर्म इनको मूफा कहते हैं। और तीसरे है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट फॉर्म इनको पूफा कहते हैं। और तुम्हें हम बताएं ये हमारे जीवन के लिए बड़े आवश्यक होते हैं, इसीलिए इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, अरे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन पढ़ाएंगे वीआईपी हॉल में टीटी, तब वो अलग बात है, लेकिन एसेंशियल फैटी एसिड भी होते हैं, हमारी डाइट में इनका होना बड़ा आवश्यक होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है तो हम तुम्हें बताएं ये कितने भी कार्बन वाले हो सकते हैं। हो सकता है ये 10 कार्बन वाले हों। अच्छा, तुमने सुना मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसे तो डेका शब्द सुना, तो इसका नाम होगा डिकेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? डिकेनोइक एसिड। ऐसे 10 कार्बन वाले हो सकते हैं, 12 कार्बन वाले हो सकते हैं, 14 कार्बन वाले हो सकते हैं, ऐसे 16 कार्बन वाले हो सकते हैं। लेकिन 16 कार्बन वाला तुमने खूब सुना, इसलिए हम इसको बता देते हैं। तुमने क्या पामिटिक एसिड का नाम सुना? पा माने 15, पामिटिक एसिड नाम सुना होगा। तुमने कहाँ सुना? अच्छा बताओ। जब तुमने साबुन बनाने की विधि पढ़ी थी, सपोनिफिकेशन, उस समय कहा था सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज नोन एज साबुन ना, तो इस तरह से यहाँ सुना था। इसी तरह तुमने एक यहाँ 18 कार्बन वाला सुना था जिसका नाम कौन बताएगा? स्टीरिक एसिड। तो हम तुम्हें बताते हैं इस तरह से तमाम होते हैं फैटी एसिड। तो हमने क्या किया, कोई हमसे कहने गुरुजी पामिटिक एसिड का फार्मूला लिख के दिखाओ, तो हमने ऐसे लिख लिया, फैटी एसिड का एक जनरल फार्मूला बना लिया। क्या बना लिया फार्मूला हमने फैटी एसिड का? तो CN और H2N+1 माइनस वाला लाल से लिख दे, माइनस है ना, माइनस 2x और COOH, ये हमने एक जनरल फार्मूला बना दिया। वेयर N इज द नंबर ऑफ, X इज द नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड। तो कोई कहे पामिटिक एसिड का फार्मूला बताओ, तो तुम्हें ये अगर पता चल जाए कि पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है, तो तुम एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रूप में अलग कर दो। अब N बराबर फिर कितना हो गया? 15 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 16 कार्बन है, एक कार्बोक्सिलिक वाला अलग कर दिया, तो N बराबर हम 15 मान लिया करेंगे। तो हो गया C15 और H कितना होगा? 15 दूनी 30 और 30 1 31। और चूंकि ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब इनके फार्मूला में कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, इसलिए यहाँ -2 गुणे 0 और 0 गुणा करो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ टोटल हो गया 15 दूनी 30 1 31। तो ये हो गया पामिटिक एसिड का फार्मूला C15H31 COOH। कोई कहे स्टीरिक एसिड फार्मूला बताओ, तुम्हें सिर्फ इतना पता हो टोटल 18 कार्बन है, तो यहाँ C कितना लिखेंगे? 17, एक हटा दिया आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। H कितना हो गया? तो 17 दूनी 34 +1 -2 इंटू 0, अनसेचुरेटेड बॉन्ड 0 है, और COOH, तो ये कितना हो गया? C17H35 COOH। ये फार्मूला इस तरह से हम लिख सकते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स के, ठीक है। इसी तरह हम तुम्हें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में 2 नाम बहुत ही बढ़िया हैं, इनको जरूर याद रखना। एक है पैमिटोलिक एसिड और एक है ओलिक एसिड का। एक है पैमिटोलिक एसिड का और एक है पैमिटोलिक एसिड का, और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे एक है ओलिक एसिड का। ये फार्मूला याद रखना, बस तुम्हें ये पता चल जाए कि ये टोटल 16 कार्बन वाला है, ये पता चल जाए कि ये टोटल 18 कार्बन वाला है। और हमने यहाँ पर साथ ही साथ डेल्टा बना के ऐसे ऊपर कुछ लिख दिया, जैसे यहाँ 9 लिखा, ये 9 जो लिख दिया डेल्टा बराबर, ये उसके अनसेचुरेटेड बॉन्ड की पोजीशन बताता है कि 90 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 90 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो तुमसे कोई कहे सर गुरुजी पामिटोलिक एसिड का फार्मूला लिख के बताओ, तो कार्बन 15 है तो यहाँ 16 है, तो हम C15 लेंगे, C15H30 यानी कि 30 +1 -2 गुणे कितने अनसेचुरेटेड बॉन्ड है? एक है सिर्फ 90 कार्बन पर, तो गुणे 1 हो गया और COOH हो गया, यानी कि असली फार्मूला हुआ C15H30
1 और 31 ये गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा ना, तो 31 में से बन गया तो 29 हो जाएगा, COOH। ये लो फार्मूला हो गया किसका, पैमेटोलिक एसिड का। ऐसे ही ओलिक एसिड का हो सकता है, कोई कहे पूरा ऐसे स्ट्रक्चर फार्मूला लिख के दिखाओ, तो हमको अब बार बार कौन लिख के दिखाए, COOH ऐसे लिखते चले जाएंगे, CH2 ऐसे लिखते चले जाओ तमाम, और लेकिन हम तुम्हें बताएंगे ऐसे लिख देंगे, फिर आगे लिखते चले जाएंगे। बस ये कार्बन कौन सा होना चाहिए, नवा कार्बन होना चाहिए। इस तरह से हम इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अब बात आई पूफा की, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अर्थात इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। 3 चर्चित नाम हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक और अरेकिडोनिक एसिड। नंबर 1 लिनोलिक और नंबर 2 लिनोलेनिक और तीसरा कौन सा है, लिनोलेनिक और नंबर अगला है अरेकिडोनिक। ये सबसे चर्चित यही है, अरेकिडोनिक एसिड देख लेना भाई जल्दबाजी में। अरेकिडोनिक एसिड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हम तुम्हें बताएंगे कि बस तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन कितने कार्बन वाला है। ये 18 कार्बन वाला है, ये 18 कार्बन वाला है और ये 20 कार्बन वाला है। तो अब साथ ही साथ हमने एक और गजब की बात लिखी, डेल्टा लगा दिया। और डेल्टा में बताएं, यहाँ अगर पहला हमें पता चल जाए कि पहला यहाँ 9 लिखा है, तो दूसरा जो डबल बॉन्ड होगा 3 कार्बन के बाद ही होता है, तो बेशक इस पर 12 लिखना पड़ेगा। इनकी इससे पता चल जाता है कि इसके टोटल फार्मूला में 2 डबल बॉन्ड होंगे। अब मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया एक डेल्टा 9, तो दूसरा डेल्टा हम पता चल गया 12 होगा, तीसरा अगर तो होगा तो 3 कार्बन बात ही होगा, इनकी 15 होगा। और यहाँ पर 4 डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक डेल्टा 5 पे अगर लिख दिया तो दूसरा हम समझ जाएंगे किस पे होगा, 8वें कार्बन पर ही डबल बॉन्ड होगा। तीसरा किस पे होगा, 8 3 11, 11वें पे होगा। और इसके बाद किस में होगा, डेल्टा होगा 14वें कार्बन पर होगा ना। तो इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे, ये पता चल जाता है इनका फार्मूला। कोई बताए अच्छा अरेकिडोनिक एसिड का सचमुच में हमें फार्मूला लिख के दिखाओ, तो कुछ नहीं, इससे लिख देंगे। देखो टोटल 20 कार्बन है, तो C तो 19 हो गया, और H कितना हो गया, 19 दूनी 38 प्लस 1 माइनस 2 गुणे नंबर ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड कितने हैं, 4 COOH, ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो हो गया C19H 31 था, और उसमें से 4 दूनी 8 घट जाएंगे, तो 39 में से तो कितना बचा, 31 COOH। पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो 5वें 8वें 11वें 14वें पर हम ऐसे डबल बॉन्ड बना देंगे। तो कुल मिला के हमने तुम्हें ये बताया, इस तरह के होते हैं तमाम फैटी एसिड जो, और हमने ये बता रहे थे कि इस तरह से फैटी एसिड पढ़ा दिए। इन्हीं फैटी एसिड से अगर हमें सिंपल लिपिड बनाने हैं तो हम तुम्हें बताएंगे सिंपल लिपिड बनाने, मान लो तो उसमें भी हम तुम्हें चलो फैट पढ़ा के दिखाएं। तो फैट कब कहा था कि ग्लिसरॉल से, चलो लिख के दिखाएं। जैसे मान लो CH2OH, CH2OH ये मान लो ग्लिसरॉल लिखा, और इसके साथ हम फैटी एसिड जोड़ें। फैटी एसिड जोड़े तो फैटी एसिड मान लो हमने लिख लिया C17H35, ठीक है, COOH। फिर एक और लिख लें C17H35, COOH, C17H35, COOH, ठीक है ना। ये तुम अपना देखना कि कहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और कहाँ से OH निकलता है, ये तुम जान लेना भाई, हमें जमाना हो गया केमिस्ट्री पढ़े हुए। तो इस तरह से क्या हुआ, मान लो यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए ना, तो जो कुछ बना उसको हम जोड़ दे रहे हैं। अब देखो इतना बार बार लिखेंगे तो आलस आता है, तो हमने क्या किया, इस जो ग्लिसरॉल था इसको ऐसे ट्राइंगल से दर्शा दिया, ठीक है। ग्लिसरॉल क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, उसको भी हम ऐसे दर्शा लेते हैं। और अगर जब पहला केवल एक फैटी एसिड जोड़ा, चलो अच्छा डायग्राम, तो जो ये अभी कंपाउंड बना ये कहलाएगा मोनोग्लिसराइड। चलो एक और फैटी एसिड जोड़ दिया, अपने कंपाउंड को डाइग्लिसराइड कहेंगे। चलो एक और जोड़ दिया तो ये कहलाएगा ट्राइग्लिसराइड। MU में एक बार पूछा था, 2015 के बाद बंद हो गया, लेकिन जब हुआ था तो आखिरी बार पूछा गया था कि एक टिपिकल फैट कैसा होता है, आंसर था ट्राइग्लिसराइड होता है। एक जोड़ा था मोनोग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इससे ज़्यादा जोड़ नहीं सकते हो, टिपिकल फैट ट्राइग्लिसराइड कहलाते हैं। इस तरह से, और तुम्हें पता है 1 2 3 यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले होंगे ना, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले होंगे, जबकि ध्यान करो
जब हम कार्बोहाइड्रेट को जोड़े थे, एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल बनाया था तो मात्र एक वाटर मॉलिक्यूल निकला था। तो हम तुम्हें बताते हैं कि चाहे कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों ना हो, चाहे फैट का ईस्टर बॉन्ड क्यों ना हो, चाहे प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड क्यों ना हो, और चाहे न्यूक्लिक एसिड का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों ना हो, इन सभी बॉन्ड के बनने में पानी बाहर निकलता है। इसलिए इन बॉन्ड का बनना डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। डिहाइड्रेशन तो छोड़ो, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। फिर तुम्हें हम बताएं, लेकिन गौर से देखो, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लिपिड के बनने में 3 गुना ज़्यादा पानी बाहर निकलता है ना। तो इसका मतलब लिपिड जो होते हैं ज़्यादा कंडेंस्ड मीडियम होते हैं एनर्जी अर्थात फूड को स्टोर करने के लिए ना। उससे 2 फायदे होते हैं। देखो, एक तो पानी में घुलते नहीं, तो अगर किसी सेल के अंदर घी की बूंद रखी है, अगर लिपिड रखा है, तो सेल के साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होता है और कम जगह में काफ़ी ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल समाहित हो जाते हैं। इसलिए ये बेस्ट मीडियम होते हैं एनर्जी स्टोर करने का। या उल्टा बता दें कि देखो, हम तुम्हें ये भी कभी कभी बताते हैं कि जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जोड़कर जब हमने डाइसैकराइड बनाया था तो यहाँ पानी निकला था। जब डाइजेशन करेंगे तो इसी पानी की आवश्यकता हुआ करेगी, तब ये इन्हीं 2 चीज़ों में टूट जाया करेगा, उल्टा हुआ करेगा। तभी तो कहा जाता है कि केमिकली डाइजेशन इज ए हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। अब मान लो तुमने तेल घी खाया, यानी कि तली हुई चीज़ें खाई, पूड़ी पराठे खाए, तो क्या होगा, ये पानी 3 गुना ज़्यादा चाहिए होगा। तभी तुम देखना, जिस दिन हम लोग पूड़ी पराठे खा के आते हैं, सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा प्यास लगती है ना कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी ऐसे सवाल पूछा जाता है कि गर्मियों के दिनों में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो भाई, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा पूड़ी पराठे नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो तुम साइकिल से कोचिंग पढ़ने आ रहे हो और साइकिल चलाओगे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करोगे। जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतनी ज़्यादा पसीना निकलेगा। और लड़के वैसे तो लापरवाह होते हैं, संग में पानी की बोतल भी नहीं है, तो पता चले पसीने के रूप में शरीर से पानी तो बहुत निकल गया और ऊपर से तुमने पानी की भरपाई नहीं की। इधर शरीर भी कहेगा अंदर अंदर कि भोजन पचवाना है तो लाओ पानी, भोजन पचवाना है तो लाओ पानी। नतीजा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और डिहाइड्रेशन के चक्कर में चक्कर आ जाएगा और हो सकता है बेहोश होकर सड़क किनारे कहीं गिर जाओ। इसलिए गर्मियों में ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से हमने बताया। बस अंतर क्या था, अभी हमने क्या कहा था कि जो ये पढ़ा रहे थे सिंपल लिपिड, वो हम तो केवल ईस्टर को मानते थे पुराने ज़माने में, मगर एनसीईआरटी हायर एल्कोहल्स को भी मानती है, हायर फैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी मानती है और इनसे बने ईस्टर को भी मानती, ठीक है। और बैक्स और उनकी बात बता ही चुके। हाँ, बात ये कह रहे थे, जो कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड होते हैं वो कुछ नए नहीं होते। सुनो, जैसे मान लो हमने बस ये कहा था कि एल्कोहल इस्तेमाल करो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, और साथ ही साथ फैटी एसिड इस्तेमाल करो, फैटी, लेकिन साथ में कोई जू जोड़ दो, अर्थात कोई अदर कंपाउंड भी जोड़ दो, तो मामला जटिल हो जाता है, अर्थात कंपाउंड लिपिड बन जाते हैं। जैसे हम तुम्हें बना के दिखाएं कि, और तुम्हें हम तमाम कंपाउंड लिपिड पढ़ाएंगे। जैसे अभी सिंपल लिपिड बताए थे, उन्हीं के फार्मूला में कहीं अगर H3PO4 जोड़ दिया जाए, फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया जाए, तो बने कंपाउंड को फास्फोलिपिड कहेंगे। क्या कहेंगे? फास्फोलिपिड कहेंगे। अगर मान लो किसी का मन, किसी में सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दिया तो बने कंपाउंड को सल्फोलिपिड कहेंगे। ऐसे ही हो सकता है हम तुम्हें ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ाएं, लाइपोप्रोटीन पढ़ाएं। याद आया? तुम्हारे सिलेबस में थोड़ा फास्फोलिपिड हैं। चलो, 1-2 चर्चित नाम है फास्फोलिपिड के। एक नाम होता है लिसाइथिन और एक नाम होता है सिफेलिन। ये नाम होते हैं और ये दोनों फैट नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नर्वस में। हम चलो बना के दिखा दें। देखो, कुछ नहीं करना है कि ये है, मान लो ये ग्लिसरॉल बनाया, CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक है। अब यहाँ से हम इससे फैटी एसिड जोड़ेंगे। आज चलो हमने C15 जोड़ दे, क्या फर्क पड़ जाता है? 31COOH C15H31COOH C15। अब हम यहाँ 15 जोड़ देंगे तो सिंपल लिपिड हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर हमने H3PO4 जोड़ दिया। H3PO4 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से पानी मान लो निकल गया। हमने कहा था ये चीज़ अपनी खुद देख लेना, कहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, कहाँ से OH निकलता है। यहाँ से मान लो इस तरह से निकल गया, ठीक है। तो चलो ये बॉन्ड पानी हटा दो, इसकी जगह बॉन्ड बना दो। जो बॉन्ड बनाओगे तो वो बन गया ये ऐसे। ये पानी हटा दे, इसकी जगह बॉन्ड बना दे तो ये ऐसे बन गया, और यहाँ पर बॉन्ड बना दे तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। चाहे तो बीच में लिख देते हो। तो ये अब जो लिपिड है ये सिंपल लिपिड नहीं है, ये एक प्रकार की फास्फोलिपिड बन गई। अब इसमें भी अगर चेंज करते जाओ कुछ न कुछ तो भांत भांत की फास्फोलिपिड बनती चली जाएंगी। जैसे अगर हम इसकी जगह पर
ये जोड़ दें, क्या HCH2CH2NH2 जोड़ दें कुछ, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो जो कुछ बन जाएगा, जो कुछ बनेगा ये फार्मूला कहलाएगा किसका, ये फार्मूला बन जाएगा, जो कुछ इस समय दिख रही है ये बन जाएगा सिफाइलिन का फार्मूला। और अगर इसके तीनों एच हटाओ हैं, या तो दो ही हैं तो ऊपर प्लस लगा देंगे, तो तीनों एच अगर हटा दिए और उनकी जगह मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये जो फार्मूला बनेगा ये बन जाएगा लिसाइथिन नाम की फास्फोलिपिड का। समझ पाए ना, इस तरह से फास्फोलिपिड बन जाती है। और हमने अभी कॉन्जुगेट लिपिड के बन जाती है, और इसके बाद ड्राइव्ड लिपिड बता ही चुके कि दो चीज़ें आती हैं, कैरोटिनॉइड्स और स्टेरॉइड। चलो थोड़ा सा स्टेरॉइड का जिक्र कर लें। स्टेरॉइड किसको कहते हैं, तो हम तो कहते हैं, जैसे ऐसे जानो कि केमिस्ट्री में स्टेरॉइड किसको कहते हैं, केमिस्ट्री में जैसे एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, तो कहा जाता है कि जिनके फार्मूला में ये रिंग बनती है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। बेंजीन अपने आप में एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी में कुछ परिवर्तन कर दो तो जो कुछ बना ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी में कुछ परिवर्तन कर दो जो कुछ बना ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसी में कुछ परिवर्तन कर दो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना। तो इस तरह से एरोमेटिक एल्कोहल हो सकते हैं, एरोमेटिक एसिड्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही, तो जैसे केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड सुने हो, वैसे ही हम तुम्हें बताते हैं कि बायोलॉजी में जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में ये वाली रिंग बनती है वही कहलाते हैं स्टेरॉइड। और इस रिंग का नाम होता है साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ये CPP रिंग शॉर्ट फॉर्म में कहलाती है, साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। देखो परेशान मत होना, ध्यान रखो, ये आखिरी रिंग 5 कार्बन वाली है। NCERT ने भी ऐसे ही बनाई, थोड़ा सा रूप बदल दिया उन्होंने, थोड़ा सा ऐसे सुंदर दिखे तो ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है ना। तो ये साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग जिनके फार्मूला में पाई जाती है वही एरोमेटिक स्टेरॉइड कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसमें भांत भांत के चेंज करते जाओ, भांत भांत के स्टेरॉइड कंपाउंड बनते चले जाएंगे, जैसे स्टेरॉइड के स्टेरॉइड एल्कोहल भी बन जाएंगे। ठीक है, 3 नाम खूब चर्चित हैं। क्या तुमने कॉप्रोस्ट्रॉल सुना? चलो अच्छा, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना? जब तुम्हें हार्मोन बताएंगे तब भी हम बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी सुना होगा जब हार्ट पेशेंट होते हैं उनके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। और तुम भी जानते तो कोलेस्ट्रॉल ना, और ऑल शब्द अल्कोहल के लिए तो आता है। इसी तरह अर्गोस्ट्रॉल अगर तुमने सुना हो, अब नहीं पढ़ाया जाता है, पहले कहा जाता था हमारी स्किन में पाया जाता है, जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती थी तो विटामिन डी की सिंथेसिस में मदद मिला करती थी, तभी तो विटामिन डी को सनशाइन की विटामिन कहते हैं, धूप की विटामिन कहते थे। और कॉप्रोस्ट्रॉल जैसे होता है तो चक्कर ना पड़ो, कॉप्रो शब्द फीकल मैटर के लिए होता है, तो हमारे मलबा में होता है ना, जैसे खरगोश अपना फीकल मैटर खुद खा जाता था, तभी तो कहते थे काप्रोफैगी दर्शाता है ना। तो इस तरह से हमने ये बताया। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं, तुमने तमाम स्टेरॉइड के एसिड्स भी सुने होंगे, और 2 चर्चित नाम हैं। एक नाम है ग्लाइकोकोलिक एसिड और एक नाम है टारोकोलिक एसिड। तुमको हमने तो कहीं नहीं सुने। अरे भाई, जब तुम्हें बाइल पढ़ाएंगे और तब बताएंगे कि बाइल में इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट में सबसे मेन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बाइल की पीएच को एल्कलाइन बनाए रखता है। लेकिन पता, बाइल फैट के डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, और फैट घी से स्नेहा साबुन से बड़ी आसानी से छूट जाते हैं। साबुन किसको कहते थे? सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कहते थे। तो इन्हीं के फार्मूला में, अब देखो इनके पूरे फार्मूला तो नहीं पता हमें, जैसे इन्हीं के फार्मूला में अगर एच हटाओ उसकी जगह सोडियम या पोटेशियम लगाओ तो इनका साल्ट बन जाएगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, इसी तरह सोडियम टारोकोलेट, पोटेशियम टारोकोलेट। और ये बाइल में पाए जाते हैं, डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं, अर्थात बड़ी सी घी की बूंद को छोटी छोटी बूंद में तोड़ देते हैं, जिसको हम लोग शब्द देते हैं एमल्सिफिकेशन ना। तो इस तरह से हमारे शरीर में स्टेरॉइड एसिड्स भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें तमाम हार्मोन्स भी बताएंगे जो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। और सबसे पहले बताएं हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन पढ़ाएंगे तो तुम्हें मिनरेलोकार्टिकॉइड्स पढ़ाएंगे, जैसा कि एल्डोस्टेरोन नाम आता था, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स पढ़ाएंगे और गुनैडोकार्टिकॉइड्स पढ़ाएंगे। इस तरह से साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे हार्मोन्स ऑफ गुनैड्स, अर्थात सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। जैसे लड़कों
लड़कों में हम कहें टेस्टोस्टेरॉन, लड़कियों में बोले तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ना। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे विटामिन डी का नाम सुना? अरे भाई इसका तो नाम ही होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ये जो होता है विटामिन डी भी इसी का डेरिवेटिव होते हैं, स्टेरॉइड के डेरिवेटिव होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो आज पूरा कार्बोहाइड्रेट लिपिड खत्म कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम तुम्हें प्रोटीन और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड समझा देंगे। चलो।